हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम इकोनॉमिक्स से सारे ग्राफ्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन फॉर क्लास 12th इकोनॉमिक्स। तो क्लास 12th इकोनॉमिक्स, ग्राफ्स ऑफ ऑल चैप्टर्स। ठीक है, तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या बताइए आप मुझे? डिमांड। डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो इसका जो हमारा पहला ग्राफ है, अगर आप देखते हैं तो इसमें इन्होंने डिस्कस किया है आपका नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड इनएक्सपेंसिव गुड्स। तो आप यहां देखते हैं कि तीनों ग्राफ एक ही उसमें बनाए हुए हैं, तो मैं तीनों को अलग अलग करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या लेंगे बताइए जल्दी से मुझे। यहां पे हमने लिया इनकम। क्या लिया? इनकम। और यहां पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी। तो अगर ये ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है? अपवर्ड। तो जैसे जैसे इनकम ऊपर वैसे वैसे क्वांटिटी इधर, इनकम ऊपर क्वांटिटी इधर। तो ये कौन सा कोड है बोलिए? नॉर्मल। तो आपने क्या देखा इसमें ग्राफ में? वैसे आपको ये याद है, मैक्सिमम बच्चों को ये याद रहता है ये इधर जा रहे हैं, बट बच्चों को क्या याद नहीं रहता है? बच्चों को याद नहीं रहता है कि आपका इनकम यहां लेना है और क्वांटिटी यहां लेना है। ठीक है, ठीक है, तो एक बार देख लो। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला ग्राफ हमारा है। अगर ये बैक चला जाता है ऐसे, तो कौन सा कोड है बोलिए? ये इन्फीरियर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब इनकम ऊपर जाएगी तो क्या होगा? क्वांटिटी बैक आ जाएगी। क्या होगा? क्वांटिटी बैक। कब? जब इनकम ऊपर गई। ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि अप टू सर्टेन लेवल, हल्का सा ऊपर उठने के बाद ये ऐसे बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है जो बहुत सस्ते हैं, जैसे मैच बॉक्स, सॉल्ट वगैरह। तो यहां पे हमने वही सेम इनकम, और यहां पे हमने क्या ले लिया? क्वांटिटी। क्लियर? ये पहला ग्राफ है। दूसरा ग्राफ अगर आप बुक में देखते हैं वो है आपका सब्स्टिट्यूट गुड के लिए और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के लिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं यहां पे क्या लूंगा, यहां पे मान लीजिए मैंने ले लिया प्राइस ऑफ क्या? प्राइस ऑफ टी। तो यहां क्वांटिटी किसकी लूंगा? क्वांटिटी ऑफ कॉफी। क्लियर? तो पहला आप बॉक्स कुछ भी ले लीजिए, पहला बॉक्स आप कुछ भी बना लीजिए। अब आपने क्या करा? प्राइस को गिराया, किसका? टी का प्राइस गिराया, तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? नहीं, आपका प्राइस ऑफ टी गिरेगा तो प्राइस का, हाँ, प्राइस अगर टी का गिरेगा तो कॉफी की डिमांड क्या होगी? गिर जाएगी। तो इसका प्राइस गिरेगा तो इसकी डिमांड गिरेगी। क्लियर? ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट गुड के लिए। सब्स्टिट्यूट गुड है ना, टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड है। अगर देखो टी का रेट गिरेगा तो क्या होगा बोलो? टी का रेट गिरेगा तो टी की तरफ कॉफी के कस्टमर्स आ जाएंगे, तो कॉफी की डिमांड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो मैंने क्या करा? प्राइस इसका गिरा दिया और क्वांटिटी कॉफी की कम कर दी, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। क्या बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा देखिए जरा आप। यहां पे हमने क्या लिया? प्राइस ऑफ, बोलो, पेट्रोल ले लिया, और क्वांटिटी किसकी ले ली हमने? कार। अब क्या होगा बोलिए? पहला बॉक्स आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लीजिए, डन। अब पेट्रोल का प्राइस बढ़ाइए तो क्या होगा? कार की डिमांड कम हो जाएगी, तो ये ऐसे बनेगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये किसके लिए बन जाएगा? ये किसके लिए था? सब्स्टिट्यूट गुड्स। और ये किसके लिए? नीचे वाला। ठीक, क्लियर है तक? नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ यहां पे दिखाई दे रहा है वो है हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। तो जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा वो कैसे बनेगा? मान लीजिए यहां पे हमने क्या लिया? प्राइस। और यहां पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी। प्राइस आपका यहां था, क्वांटिटी यहां था। ठीक है, अब प्राइस गिरा तो डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये क्या बन गया हमारा? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्लियर? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अच्छा, अगर मान लीजिए यहां पे एक और, ये तो मिस्टर ए की है, मिस्टर ए की इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। अब अगर मैं एक और ग्राफ यहां पे बनाऊं,
तो क्या होगा, ये मान लो मिस्टर बी के लिए है जो मैं अब अगला वाला बना रहा हूं। मान लीजिए यहां पे प्राइस यहां था और क्वांटिटी यहां था, वही ऑलमोस्ट सेम। अब यहां प्राइस गिरा, पर जब प्राइस गिरा तो मिस्टर बी ने थोड़ा ज्यादा खरीदा। मान लीजिए यहां से क्वांटिटी कहां चली गई, यहां चली गई, यहां क्यू से Q1 यहां पे आई। तो अगर मैं ये भी इंडिविजुअल है, किसके लिए है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मिस्टर बी। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो कैसे बनेगा बताइए आप मुझे। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहां पे हमने क्या लिया, प्राइस, और यहां पे हमने क्या लिया, क्वांटिटी। तो पहला तो मैंने वही ले लिया कि अगर आपका प्राइस यहां है तो डिमांड कहां है, यहां है। अब देखिए हमारी यहां क्वांटिटी इतनी है प्राइस गिरने पे, जैसे हमने यहां प्राइस कम किया ना, तो मार्केट डिमांड के लिए क्या होगा कि आपकी डिमांड इतनी Q1 और यहां पे इतनी, इन दोनों को मैं ऐड ऑन करूं तो ये नियर बाय अप्रोक्सीमेटली काफी दूर चली जाएगी। देखिए ना, पहली तो बेसिक आ गई है, दैट इज Q। तो ये किसके लिए बन जाएगी, मिस्टर ए प्लस बी। तो ये बन जाएगी मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। अच्छा अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए यहां पे क्वांटिटी थी 50 से कितनी होगी, मान लीजिए 60, अज्यूम कर रहा हूं मैं। और ये 50 से कितनी हो गई, मान लीजिए ये हो गई आपकी 80। तो यहां कितनी हो जाएगी बताइए आप भाई। यहां पे आपकी 50 से कितनी बढ़ी है, 10, और यहां 50 से कितनी बढ़ी है, ये 30 बढ़ी, 30 प्लस 10 तो 40 बढ़ जाएगी। मान लो यहां पे 50 है तो 50 में हम कितना जोड़ेंगे, 40, तो 90 मान लीजिए इसको। क्लियर होगा ना। मान लीजिए यहां पे जो भी प्राइस था उस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी थी 50, जब प्राइस यहां कम हुआ तो यहां पे 50 से कितना हुआ 60, मतलब इसने 10 बढ़ाया, इसने कितना बढ़ा दिया 30, तो 30 प्लस 10 40 आपका यहां पे मतलब 90 हो जाएगा, दैट बिकम्स मार्केट डिमांड। क्लियर। तो ये आपका हो गया मार्केट डिमांड कर्व। नेक्स्ट हमारा है सर, इसमें अगर प्राइस बढ़ता है तो भी ऐसे ही कब हम बनाएंगे हैं? अगर इसमें प्राइस के ऊपर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं, वो आपके टेबल पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे टेबल नहीं बनाई है, अगर आप टेबल बनाएंगे तो अकॉर्डिंगली आएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ किया क्या, जैसे हमारा प्राइस यहाँ था, क्वांटिटी प्राइस इसका क्वांटिटी कितना था 50, यहाँ पे क्वांटिटी कितना 50 सेम था उसी प्राइस पे, बट अब यहाँ पे 50 से 60 हुआ तो कितना बढ़ा 10, तो मतलब इसने 10 बढ़ाया और इसने कितना बढ़ाया 30, तो इसका मतलब वहां पे कितना बढ़ जाएगा 40 बढ़ जाएगा, तभी तो आपका मार्केट डिमांड कब बनेगा, दोनों का टोटल। अच्छा एक आपका यहाँ पे एक्सेप्शन का लॉ ऑफ डिमांड है, एक्सेप्शन का, तो एक्सेप्शन का लॉ ऑफ डिमांड कुछ ऐसे बनेगा, जो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन का लॉ ऑफ डिमांड बनेगा कैसे बनेगा बताइए आप, अपवर्ड स्लोपिंग, वो ऐसे बनेगा। यहां प्राइस है और यहां पे क्या है क्वांटिटी, तो ये गिफन गुड्स के लिए कह सकते हैं, गिफन गुड्स, तो गिफन गुड्स के लिए अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों बनेगा, तो गिफन गुड्स के लिए वो कहता है जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, यही तो इसका एक्सेप्शन है, ये क्या है इसका एक्सेप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट हमें ग्राफ दिखाई दे रहा है आपका किसका, गिफन गुड्स आर हाईली इन्फीरियर गुड्स whose price effect is positive, income effect is negative, and they are those type of inferior goods on which the consumer spend large part of their income। ठीक है, तो गिफन गुड्स हैं। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक इस पे बचता है, वो है हमारा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो ठीक है, तो अगर हम यहाँ छोटे छोटे ग्राफ्स देखते हैं, मैं अभी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ बना रहा हूं, तो यहाँ देखिए बुक में दोनों एक साथ है, मैं अलग अलग कर रहा हूं इनको। ये दोनों एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के आएंगे, बताइए जरा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से आता है। यहाँ पे हमने क्या लिया प्राइस, यहाँ पे हमने क्या लिया क्वांटिटी। तो क्या होगा कि आपने प्राइस यहां था क्वांटिटी यहां था, पहला बॉक्स आप कुछ भी बना लीजिए। अब यहां मुझे क्या दिखाना है, एक्सपेंशन दिखाना है, तो एक्सपेंशन में क्या होगा, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस को गिराइए, गिर गया प्राइस, और डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट ए, तो हम इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, तो ये हमारा डाउनवर्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपेंशन। क्लियर। और अब मैं दूसरे में क्या बता रहा हूं बताइए जल्दी से मुझे, कॉन्ट्रैक्शन। ये किसकी वजह से आता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू चेंज इन प्राइस व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। तो पहला बॉक्स तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना दीजिए, डन।
अब मुझे क्या दिखाना है कि यहां पे प्राइस बढ़ा, यहां पे तो हमने प्राइस को क्या किया, कम किया, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ी तो एक्सपेंशन है, और यहां क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफ सेम बना है पर इसमें पहले पॉइंट ए आया फिर पॉइंट बी आया, तो ये ग्राफ तो बिल्कुल वैसे ही बना पर एरो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इज व्हाट कॉल्ड, वेरी गुड। तो क्लियर हो गया। और लास्ट हमारे ग्राफ्स आ जाते हैं इसके इंक्रीज एंड डिक्रीज के, ठीक है, तो वो भी देख लीजिए आप। तो इंक्रीज और डिक्रीज किसकी वजह, उसको शिफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिफ्ट। तो यहां हमने प्राइस लिया, देख लीजिए, यहां प्राइस लिया और यहां क्या लिया हमने, क्वांटिटी, क्लियर। तो प्राइस यहां कांस्टेंट था, कांस्टेंट प्राइस पे डिमांड पहले यहां थी डीडी, और अब डिमांड कहां चलेगी, D1 D1, तो ये राइट में शिफ्ट कर गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। तो इसके रीजंस क्या हैं, अदर फैक्टर्स, हो सकता है लोगों की इनकम बढ़ गई हो सकता है लोगों का टेस्ट फेवरेबल हो गया हो, सब्स्टिट्यूट के रेट बढ़ गए हो, कॉम्प्लीमेंट्री के कम हो गए हो। तो इसमें हम बोलेंगे मोर क्वांटिटी एट सेम प्राइस, मोर क्वांटिटी एट सेम प्राइस, और सेम क्वांटिटी सेम क्वांटिटी एट हायर प्राइस, एट हायर प्राइस। आपने कहा सर इसका क्या मतलब है, प्राइस हाई हुए और क्वांटिटी ना गिरे, वो भी इंक्रीज माना जाएगा। नेक्स्ट अगला है हमारा, यहां हमने प्राइस लिया और यहां हमने क्या लिया, क्वांटिटी। तो ये तो फिर वही हमने बेसिक बना दिया कि हमारा प्राइस कांस्टेंट रहा और हमारा डिमांड डीडी ये था, और अब ये किधर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट में, D1, तो ये कहां शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट में, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। इसका रीजन क्या है, हाँ अदर फैक्टर्स हैं। तो अदर फैक्टर्स में क्या हो सकता है लोगों की इनकम कम हो गई हो, टेस्ट कैसा हो गया हो, अनफेवरेबल हो गया हो, सब्स्टिट्यूट के रेट कम हो गए हो, कॉम्प्लीमेंट्री के बढ़ गए हो। तो या तो हम बोलेंगे इसको लेस क्वांटिटी एट सेम प्राइस, एट सेम प्राइस, या फिर क्या बोलेंगे, और सेम क्वांटिटी एट लोअर प्राइस, ठीक है। तो ये मैंने इस चैप्टर के आपके सारे ग्राफ्स डिस्कस कर लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो फिर इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो ओवरऑल आपके सारे ग्राफ्स आपको एक जगह दिखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर है। ये मैंने यहाँ लाइन खींचा नहीं है, ये मैं बना देता हूं। सर ये जो चेंजेस हुए हैं, हाँ, ड्यू टू अदर फैक्टर्स में, हाँ ड्यू टू अदर फैक्टर्स, वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, वो ड्यू टू प्राइस, या तो यहाँ प्राइस फॉल हुआ है, यहाँ प्राइस राइज हुआ है, इसमें अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, हाँ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम चैप्टर कर रहे हैं अब चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 किससे रिलेटेड है, जरा बता दीजिए मुझे आप। इसमें मार्जिनल यूटिलिटी है और आपका इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। तो हम हमारे जो सबसे पहला ग्राफ कौन सा होगा बताइए, कुछ रिकॉल करिए और बताइए मुझे। हमारा जो सबसे पहला ग्राफ होगा वो आपका होगा यूटिलिटी का, TU एंड MU। तो वो ग्राफ बहुत आसान है अगर आप बनाएंगे तो, दैट इज क्वाइट इजी। सबसे पहला हमारा जो ग्राफ रहेगा वो रहेगा TU एंड MU। देखिए आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी जो मैंने चैप्टर कराया उसमें प्राइस क्वांटिटी लिखा मैंने, इसमें क्या लिखूंगा मैं, यहां पे लिखूंगा यूटिलिटी एंड नंबर ऑफ यूनिट्स, ऐसे ही यहां पे यूटिलिटी एंड नंबर ऑफ यूनिट्स। अब ये कुछ ऐसे बनेगा, दिस इज TU, और जहां पे मैक्सिमम है इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। तो MU कुछ ऐसे बनेगा, दिस इज MU। रिलेशन क्या है, व्हेन TU इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट MU फॉल्स, व्हेन TU reaches its maximum MU becomes 0, when TU start falling MU becomes negative. Summation of MU is also called TU.
नेक्स्ट हमारा ग्राफ है, अगर आपको याद होगा, वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर वन कमोडिटी केस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर वन कमोडिटी केस, उसमें क्या होता है, यहां देखिएगा, यहां पे हमने लिया MU ऑब्लिक प्राइस, क्या लिया, और यहां पे हमने क्या लिया, नंबर ऑफ, वेरी गुड। तो ये जो था प्राइस ऑफ शर्ट था, आपने देखा हो आपकी बुक में 600 रुपीज जो शर्ट का प्राइस है। पहली शर्ट से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला वो 700 रुपीज के बराबर मिला, सेकंड शर्ट से हमें मिला 650 के बराबर अप्रोक्सीमेटली, मैं अंदाजे से ले रहा हूं, और थर्ड पे आपको एग्जैक्ट 600 मिला, तो आप यहां रुक जाएंगे। दिस इज MU ऑफ X और ये प्राइस है, तो यहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। तो आपने ये सीखा कि जब भी MUX इज इक्वल टू प्राइस है तो कंज्यूमर रुक जाएगा वहां इक्विलिब्रियम में। बट अगर MUX इज ग्रेटर देन P ऑफ X है तो कंज्यूमर को अपना कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए, और अगर MUX इज लेस देन P ऑफ X है तो उसे अपना कंजम्पशन कम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इसमें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो ग्राफ है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ। तो इसमें आपको दो ग्राफ एक साथ बनाने हैं, आपको दो ग्राफ एक साथ बनाने हैं। ठीक, यहां पे क्या लोगे बताओ जरा जल्दी से, MUX अपॉन P ऑफ X, यहां पे क्या लेंगे आप, MUY अपॉन P ऑफ Y। वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब वो पूरे की पूरी लाइन को, MUX की पूरी लाइन को आप किससे डिवाइड कर दोगे, P ऑफ X से, और MUY को किससे डिवाइड कर दोगे, P ऑफ Y से। तो हमारे पास दो कॉलम्स आ जाएंगे। अब जो पहला कॉलम है उसमें हमें हाइट देनी है 10 तक, तो मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां पे मैंने हाइट दिया इसको 8 तक, पर मैं हाइट बिल्कुल एग्जैक्ट स्केल पे दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। तो और यहां पे मैंने क्या लिया, यहां पे ले लिया मैंने यूनिट्स, यूनिट्स। चलो देखते हैं पहले पे कितना हमें वो मिल रहा है, देखिए जरा जल्दी से, 1 पे 10, यहां पे मैंने स्केल लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सेम स्केल लूंगा मैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे यहां कितना है जल्दी बोलिए, 1 पे 10, 2 पे 9, फिर 3 पे 8, 4 पे 7। हमें यहां पे एक डायरेक्शन मिल चुका है, तो ग्राफ बना सकते हैं हम, डन। और यहां पे देखिए जरा, 1 पे कितना लेंगे आप, 8, 1 पे कितना 8, 2 पे 7, 3 पे 6। अब देखिए यहां भी हमें डायरेक्शन मिल चुका है। अब मुझे ये चेक करना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां पे है, एज पर द बुक आप देखते हैं 4 यूनिट्स ऑफ X एंड 2 यूनिट्स ऑफ Y। तो आप यहां 4 यूनिट्स पे जितना हाइट है उतना यहां 2 यूनिट्स पे हाइट होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं हम, है या नहीं है, चेक कर लीजिए। जितना यहां 4 यूनिट्स पे हाइट है उतना यहां 2 यूनिट्स पे हाइट है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल। कोई स्टूडेंट्स मुझे बताएगा कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी को। As the consumer plan his expenditure on various goods in such a manner so that the marginal utility derived from the last unit spent by him on both the goods gives him equal satisfaction. That is what called law of equi marginal utility. अगला जो हमारा ग्राफ है वो है ऑर्डिनल अप्रोच का, आईसी अप्रोच। तो आईसी अप्रोच का अगर हम टेबल पे यहां प्लॉट करते हैं आईसी, तो यहां पे क्या लेंगे आप, देखिए ध्यान से, जितने मैंने ये वाले कराए इनमें यूटिलिटी और यूनिट्स हैं, यूटिलिटी और यूनिट्स हैं। यहां पे क्या है, MUX अपॉन P ऑफ X, यहां MUY अपॉन P ऑफ Y, यहां पे MU ऑब्लिक प्राइस है, और यहां क्या है, यहां पे हमने लिया यूनिट्स ऑफ, यूनिट्स ऑफ या गुड A, और यहां ले लिया हमने गुड B, क्लियर। Y एक्सिस, X एक्सिस,
यहाँ गुड लेना है, दोनों दोनों आपके एक्सेस पे क्या रहेगा, गुड। जैसे इन्होंने क्लोथ लिया है और इन्होंने क्या लिया है, फूड। डन। तो आपने यहां पे जो टेबल है वो याद करके चलना है। जैसे एक टेबल में आपकी जो यूनिट्स बढ़ रही है 1 2 3 4, और दूसरी में कम कहां से स्टार्ट हुई, 10 से। पहले 10 कंज्यूम हुई, फिर 10 से हमने कितना कम कर दिया, 3। पहले 3 कम किया तो कितना हो गया, 7। फिर 2 कम किया कितना हो गया, 5। फिर 1 कम किया दैट इज 4। इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग एमआरएस। क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग एमआरएस। द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू sacrifice one good for the another without changing the level of satisfaction। तो पहली 1 यूनिट पे कितना हाइट दिया हमने, 10। तो यहां स्केल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। यहां पे ले लिया हमने, यहां पे हमें किधर जाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और देखिए यहां पे याद रखिएगा, इधर का स्केल और उधर का स्केल दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो जब हम स्केल की बात करेंगे तो 1 पे हमें हाइट देना है 10 की। तो यहां 1 पे 10 देख चेक कर लीजिए, 1 पे 10। दूसरा बोलो जल्दी से, 7। 7 मतलब आपका यहां पे रहेगा 2 पे 7। अगला 5, 5 यहां रहेगा, मतलब 6 और 4 के सेंटर में। और अगला 4 पे 4। तो आप चेक कर लीजिए ग्राफ कैसे बन रहा है। पहले ये यहां गया, फिर यहां गया, और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, दैट इज व्हाट कॉल्ड आईसी। इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ द गुड्स व्हिच गिव्स कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये इंडिफरेंस कर्व है डेफिनेटली। अगर मैं कई सारे आईसी बना दूं तो क्या बन जाएगा ये, आईसी मैप। अच्छा, आईसी को हम एक और भी बोलते हैं, इसको आईसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं। तो अगर मैं कई सारे आईसी बना दूं, आईसी 1, आईसी 2, आईसी 3, आईसी 4, आईसी 1, आईसी 2, आईसी 3 एंड आईसी 4, तो ये क्या बन जाएगा, यहां पे क्या लोगे, गुड, गुड ए एंड गुड बी। तो ये आईसी मैप है, इसको फैमिली ऑफ आईसीज भी कहते हैं, फैमिली ऑफ आईसीज भी कहते हैं। क्लियर। फिर अगला हमारा है इसमें ग्राफ, हमें ये बताया गया है हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका एक ग्राफ बना रखा है। तो ये कैसे बताते हैं मैं बता रहा हूं आपको। जैसे अगर मैं यहां पे एक आईसी बना देता हूं, यहां पे मैं लेता हूं गुड ए, यहां लेता हूं गुड बी, और मैंने यहां 2 आईसी बना दिए। डन। तो अगर मैं यहां चेक करूं और इस पॉइंट पे चेक करूं, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो बी पॉइंट पे ए पॉइंट से ज्यादा कंजम्पशन मिल रहा है, कम। लॉजिकली देखिए, ए पे आपको गुड ए यहां से यहां तक मिलेगा, गुड बी जो है यहां से यहां तक मिलेगा। अच्छा, मैंने इनका भी नाम ए बी लिख दिया है, आप इनका कुछ और नाम रख लीजिए, सी डी रख लीजिए, सी एंड डी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा आईसी इस अजम्पशन पे चलता है, कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो नॉन सैटिस्फैक्टरी रहेगी। नॉन सैटिस्फैक्टरी का मतलब क्या है, कंज्यूमर कभी भी ओवर सप्लाई नहीं करेगा, हमेशा वो बड़े ऑप्शन को प्रेफर करेगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि यहां पे हमारा कंज्यूमर के लिए एक अजम्पशन है, क्या है उसकी हैबिट्स में, क्या है कि वो नॉन सैटिस्फैक्टरी, उसका जो कंजम्पशन लेवल है वो नॉन सैटिस्फैक्टरी, मतलब वो कभी भी ओवर सप्लाई नहीं होगा। तो जितने बड़े बिगर कॉम्बिनेशंस उसको मिलेंगे उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहां सी और डी में से देखा जाए तो उसको डी पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि उसको ज्यादा कंजम्पशन करने के लिए मिलेगा दोनों गुड। क्लियर। तो ये ग्राफ है। उसके बाद है हमारा बजट। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी में है कि हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इसका ग्राफ है। उसके बाद एक आपका ग्राफ है बजट लाइन का, बजट लाइन। तो बजट लाइन में क्या होता है, व्हाट इज बजट लाइन? बजट लाइन shows all possible combinations of two goods which a consumer can draw with the given budget and price, that is what called budget line। तो बजट लाइन में एक टेबल बना सकते हैं। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया कि आपकी पॉकेट में 200 रुपीज हैं। कितने हैं? 200 रुपीज हैं। और गुड ए जो है वो है, मान लीजिए आपका कितने रुपए का, वो है 40 रुपीज का। और ये जो है गुड बी जो है वो कितने का है, वो है 20 रुपीज का। तो अगर मैं इसको 0 खरीदूं, इसको कितना खरीदूं, या जैसे इसको 0 खरीदूं तो इसको कितना खरीदूंगा? अगर मैं इसको 0 खरीदूं और 200 रुपीज अपनी पॉकेट में है तो 200 अपॉन 40, 5 यूनिट्स। और मैंने कहा सर अगर इसको 0 खरीदें और 200 अपॉन 20 करें तो कितनी यूनिट्स आएंगी? 10। क्लियर। तो जो अब मैं इसको अगर बजट लाइन बनाऊं तो कैसे बनेगा ये? यहां पे हमने क्या ले लिया, जो गुड कम हुआ, 5 से 0 हो गया, कम हो गया, यहां ले लिया हमने गुड ए। और यहां हमने क्या ले लिया, जो बढ़ रहा है गुड बी। तो यहां पे हमने हाइट कितनी दी?
ये ए पे 5, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे मान लीजिए 10 है यहाँ पे। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलेंगे आप? दिस इज बजट लाइन, बजट लाइन। अगला जो हमारा ग्राफ है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर आईसी अप्रोच। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपने कितने देखे? ये भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ये भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ये है अंडर यूटिलिटी अप्रोच, वन कमोडिटी केस। ये भी आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, बट ये है अंडर टू कमोडिटी और मोर कमोडिटी केस। और ये भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रहेगा, बट ये है अंडर आईसी अप्रोच, अंडर हिक्सियन अप्रोच। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पहले बजट लाइन बना लीजिए जल्दी से। हाँ बोलिए बोलिए। जो लास्ट वाला ग्राफ है उसमें उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, गुड ए गुड बी वगैरह की? क्योंकि पहले बजट लाइन बनेगी ना, हम पहले बजट लाइन, क्योंकि हम जब बात करेंगे सेटिस्फेक्शन की तो वो बजट के अंदर भी तो होना चाहिए ना। मान लीजिए आपको हायर सेटिस्फेक्शन चाहिए पर वो आपके बजट के बाहर है, हमने शो तो कराया है। वो दिखाऊंगा ना। अभी तो मैंने केवल दिखाया व्हाट इज बजट लाइन, अब मैं दिखाऊंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मैं दोबारा से बना रहा हूं इसको, मैं टोटल वही ग्राफ बना रहा हूं जो बुक में। तो देखिए आप, यहां पे हमने क्या लिया? गुड ए, और यहां क्या ले लिया हमने? गुड बी। तो ये लाइन क्या बताइए, जल्दी से बोल दीजिए। दिस इज बजट लाइन। तो मैंने 3 आईसी बना लिया, आईसी 1, एक इससे बिल्कुल, देखिए एक इससे बिल्कुल टच करते हुए बना दिया मैंने आईसी 2, और एक मैंने बना दिया आईसी 3, आईसी 1, आईसी 2 और आईसी 3। तो मैं यहां पे क्लेम में, यहां पे ये कंज्यूमर क्लेम है। और यहां पे आपको लिखना क्या है? पहली कंडीशन क्या लिखेंगे आप? पहली कंडीशन है आपकी MRSXY इज इक्वल टू P ऑफ X अपॉन P ऑफ Y। तो जो MRSXY है वो क्या है? दैट इज द स्लोप ऑफ IC एंड दिस इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो ये बजट लाइन का स्लोप होता है प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y, और ये स्लोप किसका होता है? MRS IC का। तो जहां दोनों बराबर हो। और दूसरी कंडीशन है कि IC इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आपने कहा सर हम कोई और पॉइंट भी तो ले सकते हैं, मान लीजिए यहां ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, मान लो यहां ले लेते हैं हम C, यहां D और यहां F। तो मैंने कहा हम C को नहीं लेंगे, हम C पॉइंट को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां हमारा पूरा बजट खर्च नहीं हुआ। आपने कहा सर D ले लो, D पे पूरा बजट तो खर्च हो गया पर वहां सेटिस्फेक्शन लेवल लो है। IC2 पे आपका बजट भी पूरा खर्च हो रहा है और आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ही IC1 से ज्यादा है। आपने कहा F पे चले जाओ, मैंने कहा वो बजट के बाहर है, सपने हैं। क्लियर? तो वो बजट के अंदर देखना है, बजट पूरा खर्च हो और आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी मैक्सिमम हो। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यहां होगा जहां IC इज टेंजेंट टू बजट लाइन। पहली कंडीशन है, देखिए स्लोप होता है, स्लोप IC के स्लोप को क्या बोलते हैं हम? MRS। आपको पता है अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाई IC इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इट इज बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। क्योंकि आपका MRS लगातार डिमिनिश कर रहा है। कैसे डिमिनिश कर रहा है? आपको टेबल में देखिएगा 110 था, फिर 2 कितना हुआ? 27 हो गया। तो आपने कितना सेक्रीफाइस किया? 3 यूनिट्स फॉर 1। एक को बढ़ाने के लिए 3 सेक्रीफाइस किया। अगली बार कितना सेक्रीफाइस किया? 2। अगली बार कितना सेक्रीफाइस किया? 1। क्लियर? तो ये इस चैप्टर के टोटल ग्राफ्स हैं। आप इसका अगर फोटो लाइन चाहे ले सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। हाँ टेबल बना के एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो मैं विदाउट टेबल ही आपको ग्राफ्स बता रहा हूं। केवल टेबल आपको देखो, इसमें देखिए सुनिए, टेबल कहां चाहिए आपको? यहां पे टेबल अगर उन्होंने दे रखी होगी तो आप बना लीजिएगा, नहीं तो एक टेबल आप लर्न करके जा सकते हैं। यहां पे टेबल आपको रिक्वायर्ड है, यहां मस्ट है, यहां मस्ट है। यहां पे भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बजट लाइन का भी, बजट लाइन का तो मैंने बता दिया आपको, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके कर सकते हैं। ठीक है? क्या टेबल जैसे इसकी जो टेबल है आप ऐसे बना सकते हैं। जैसे आपने गुड ए ले लिया और गुड बी ले लिया। जैसे गुड ए है एंड दूसरा क्या है? गुड नहीं, गुड बी इधर ले रहा हूं मैं, 1 2 3 4 है ना, गुड बी एंड गुड ए। तो यहां पे क्या है? 1 2 3 4, और ये कितना था पहले? 10, फिर कितना कम हो गया? 7 हो गया, फिर कितना हो गया? 5, और कितना हो गया? 4। मतलब ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। तो आपको जब 1 से 2 पे जाना था तो आपने यहां कितना लूज किया? 3 1 के लिए, फिर कितना लूज किया? 2 1 के लिए, फिर कितना लूज किया? 1 के लिए। इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। मैंने इसको पूरी टेबल के साथ बनाया हुआ है। अभी तो मैं आपको गो थ्रू करा रहा हूं केवल ग्राफ्स का। चैप्टर तो मैं लगातार डाल रहा हूं,
मैंने आपका आज भी मॉर्निंग में एक लेक्चर डाला है, होपफुली मैं कल तक सारे आपके लेक्चर्स डाल दूंगा, सारे वो वन शॉट डाल रहा हूँ सारे, तो आप लोगों को काफी हेल्प करेगा। तो ये मैंने बना दिया, आप देख लीजिए, फोटो ले लीजिएगा। तो अब मैं अगले चैप्टर पे चल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, जरा बता दीजिए मुझे। नहीं, लॉ ऑफ डिमांड तो हम कर चुके हैं। अगला बोलिए। हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो इलास्टिसिटी हमारी कितने टाइप की होती है? 5। अच्छा, अरे हमारी 3 टाइप की इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। So perfect elastic हम एक्चुअली देखिए, आपको अगर डिटेल में देखना होगा तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को 10 या 15 मिनट का एक चैप्टर पे देख लीजिएगा, तो आपको वहां पे भी समझ में आ जाएगा। यहां तो मैं ग्राफ्स का बहुत स्पीडली रिवीजन करा रहा हूं आपको। तो यहां पे हमारे जो पहले ग्राफ्स हैं वो है इसकी डिफरेंट डिग्रीज के, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो पहला ग्राफ जल्दी से देखिए आप फटाफट। यहां प्राइस, क्वांटिटी, हाँ ये प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्रीज हैं, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। 1, 2, याद आया? ये क्या होगा? परफेक्टली elastic, परफेक्टली इलास्टिक। ये elastic, डेफिनेशन याद है परफेक्टली इलास्टिक की? A buyer is ready to buy any quantity at a given price, but nothing at a slightly higher price. यहां पे whether the price goes up or comes down, but the quantity does not change. यहां पे क्या होगा? पहला बॉक्स, मर्जी से कुछ बनाइए, प्राइस जितना गिराइए एग्जैक्ट डिमांड उतनी ही बढ़ाइए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यूनिटरी। वेरी गुड। तो यहां पे आएगा ईपीई इज व्हाट? इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। यहां पे ईपी बोलते हैं, यहां ईपी ही बोल रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? ईपी इज इक्वल टू व्हाट? 0। यहां पे क्या आएगा? ईपी इज इक्वल टू व्हाट? इनफाइनाइट। वेरी गुड। यहां पे प्राइस और यहां पे क्वांटिटी। अब ये यूनिटरी है, ये कौन सा है? ये वाला कौन सा? परफेक्टली elastic, इन इलास्टिक। और ये क्या होगा? यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। और अगले ग्राफ भी देख लीजिए जल्दी से। पहला बॉक्स आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना लीजिए, प्राइस गिराइए थोड़ा सा और डिमांड बढ़ा दीजिए ज्यादा सा, तो क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा? ये ईपी इज ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक। यहां पे प्राइस और यहां पे क्वांटिटी, ऐसे ही यहां पे प्राइस और यहां पे क्वांटिटी। अब यहां पे पहला बॉक्स ले लीजिए आप, प्राइस गिराइए ज्यादा सा, डिमांड बढ़ाइए थोड़ी सी, तो क्या बोलेंगे इसको? हाँ, दैट इज ईपी इज व्हाट? लेस देन 1, रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये डिग्रीज हैं किसकी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगला ग्राफ हमें दिखाई देता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड का। कौन सा? एक्सपेंडिचर मेथड वाज गिवन बाय मार्शल। सो मार्शल ने दिया, तो करते हैं इसको हम। इसका एक ही ग्राफ बनाइएगा। यहां पे हमने क्या लिया? प्राइस, और यहां पे क्या लिया हमने? क्वांटिटी। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, याद है कि यहां पे क्या है? प्राइस यहां था, एक्सपेंडिचर यहां था। अरे मैंने क्वांटिटी ली है, ये क्वांटिटी नहीं है, दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर। दिस इज व्हाट? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। तो क्या होगा? प्राइस यहां था, एक्सपेंडिचर यहां था, प्राइस कम हुआ और एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो क्या बोलेंगे? ईपी इज व्हाट? ग्रेटर देन 1। प्राइस यहां था, एक्सपेंडिचर यहां था, प्राइस गिरा और एक्सपेंडिचर सेम रहा, तो क्या बोलेंगे? ईपी इज व्हाट? इक्वल टू 1। प्राइस यहां था, एक्सपेंडिचर यहां था, प्राइस गिरा और एक्सपेंडिचर भी गिर गया, तो दैट इज ईपी इज लेस देन 1। दैट इज जोन 1, जोन 2, जोन 3। देखो जरा, ठीक। तो क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1। क्लियर? दैट वाज गिवन बाय व्हाट? मार्शल। तो इसमें 3 ग्राफ एक साथ बनाए हुए हैं, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1। अगला हमारा ग्राफ है आपका पॉइंट मेथड का, दैट इज ज्योमेट्रिक मेथड। इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि एक डाउनवर्ड लाइन
जो दोनों एक्सिस को कट कर रही है, डाउनवर्ड डिमांड कर्व, जिसपे आपको डिफरेंट पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी को बताना है। तो फॉर्मूला क्या याद है, बताइए? लोअर सेगमेंट बिलो द पॉइंट अपॉन लो अपर, हाँ अपर सेगमेंट नहीं, इसमें आपका जो फॉर्मूला है वो है दिस इज लोअर सेगमेंट लाइन, लोअर लाइन सेगमेंट अपॉन अपर लाइन सेगमेंट, ठीक है? लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट, लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट अबव द पॉइंट। तो यहां पे हमने क्या लिया, प्राइस, और यहां पे क्या लिया हमने, क्वांटिटी। ये लाइन हमने बनाई, तो क्या है, लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट एंड अपॉन लाइन सेगमेंट अबव द पॉइंट, अबव द पॉइंट। क्लियर? तो यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या आएगा, ईपी इज व्हाट, 1, यहां पे less than 1, ईपी इज लेस देन 1, और यहां पे 0, ईपी इज व्हाट, 0। यहां पर greater than 1, ईपी ग्रेटर देन 1 और यहां पे ईपी infinite. इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर? क्योंकि देखिए आपका यहां लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट बराबर है, इक्वल टू 1, यहां लोअर सेगमेंट छोटा है, लेस देन 1। एक्सप्लेन कैसे करेंगे बोर्ड? कैसे करेंगे, आप इनके नाम दे दीजिए, ए बी सी डी एंड ई। तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप, सी ई अपॉन सी ए विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज लोअर लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू अपर लाइन सेगमेंट। यहां पे आप बोलोगे, ये हमने क्या लिया, डी डी ई अपॉन डी ए, बिकॉज लोअर लाइन सेगमेंट इज लेस, सो दैट विल बी लेस देन 1। ऐसे करके बोलिए। और लास्ट वाला पॉइंट इसमें हम बोलेंगे 0 अपॉन ए ई, 0 अपॉन ए। तो 0 अपॉन समथिंग जो भी करते हैं वो आंसर क्या आता है, 0। ई अपॉन ए ई, नहीं, 0 अपॉन, ये तो 0 है ना, यहां हमारा लोअर लाइन सेगमेंट कितना है, 0, और अपर लाइन सेगमेंट यहां से वहां तक कितना है, ए ई। तो 0 ले लेंगे, 0। हाँ, 0 अपॉन ए ई लिखेंगे, और इस वाले पॉइंट को क्या बोलोगे आप, ए ई अपॉन 0। भाई इस पॉइंट पे चेक कर रहे हो ना, तो इस पॉइंट से नीचे की तरफ तो ए ही हो गया और ऊपर कुछ है ही नहीं, तो वो 0 हो गया। डन। नेक्स्ट इज हमारा, हाँ, जो ऊपर वाला ग्राफ है वो हमें कब बनाना है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इफ दे से एक्सप्लेन द इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है सर। जब आपको प्राइस और एक्सपेंडिचर का रिलेशन पूछा गया हो, तो दैट वाज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। वो क्या कहता है, प्राइस गिरा और एक्सपेंडिचर बढ़ा तो क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 1। प्राइस गिरा, एक्सपेंडिचर सेम रहा, इक्वल टू 1। प्राइस गिरा, एक्सपेंडिचर भी गिरा तो लेस देन 1। अगला हमारा है, इसी पे अगर हम नॉन लीनियर, ये कौन सा था, लीनियर, अगर नॉन लीनियर पे पूछे तो कैसे होगा, आप उससे टच करते हुए एक लाइन बना दीजिए, जैसे यहां प्राइस, यहां क्वांटिटी, और ये आपसे पूछा जाए, चलिए यहां बताइए आप हमें, इस पॉइंट पे बताइए आप, तो इस पॉइंट से टच करते हुए एक आप लाइन बना दीजिए, और अब चेक कर लीजिए लोअर लाइन सेगमेंट कितना है और अपर कितना है, और इसके हिसाब से आप उसका इलास्टिसिटी बता सकते हैं। आपको कौन सा बड़ा दिख रहा है, लोअर या बड़ा, अपर? आई थिंक सेंटर में ही दिख रहा है, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज, इस चैप्टर में और कोई ग्राफ तो यहां दिख नहीं रहा, केवल फॉर्मुलाज दिखाई दे रहे हैं आपके इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी के। ग्राफ तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप इसका अगर आप पिक्चर लेना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक है, मैं जरा इसमें इंक भी भर लेता हूं, वो इंक दे दो मुझे जरा, ब्लैक वाला इंक दे दो। हाँ, यही वाला बस। आप लोग इतने नोट कर लीजिए, जरा मुझे 1 मिनट लगेगा, मैं इंक भर लेता हूं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है बताइए जरा जल्दी से। supply and raw. अच्छा, सप्लाई। भाई भाई लिसन, बातें नहीं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। आपने ये नोट कर लिया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। बातें बिल्कुल नहीं भी, आप लोगों के लिए बातें मेमोरी हो जाएंगी बाद में। देखो अभी मेरी पीछे से आवाज आने वाली है, ऐसे ऐसे करके बोलोगे आप।
नेक्स्ट चैप्टर बोलिए जल्दी से। So supply. सप्लाई, ठीक है, सप्लाई कर रहे हैं हम। तो सप्लाई के जो ग्राफ्स हैं हमारे, एक तो आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व। तो एक टेबल के थ्रू बता देता हूं मैं आपको जल्दी से। मान लीजिए हमने यहां प्राइस लिया, क्वांटिटी लिया, तो प्राइस 1 2 3 4 और क्वांटिटी 10 20 30 40। तो कैसे ग्राफ बनेगा जल्दी से बता दीजिए। यहां प्राइस हमने लिया, यहां क्वांटिटी लिया, तो प्राइस जब 1 था 1 और यहां 10, 1 और यहां 10, फिर यहां पे क्या 2 और यहां पे कितना 20, फिर यहां 3, यहां कितना बोलिए 30। दिस विल बी लाइक दिस। तो ये आपका फॉर्म ए का इंडिविजुअल डिमांड कब हो गया, और ये इंडिविजुअल डिमांड सॉरी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो गया। डन। अच्छा, दूसरा, अगर मान लीजिए मैं यहां पे फॉर्म ए है, क्या ये फॉर्म, यहां पे हम कस्टमर नहीं बोलेंगे, फॉर्म बोलेंगे, फॉर्म ए। अगर मैं क्वांटिटी फॉर्म की बी की ले लेता हूं तो यहां पे मान लीजिए यहां 15 है, यहां 25, यहां 35 और यहां 45। डन। तो अगर मैं यहां पे दूसरा बनाऊं तो क्या बनेगा, यहां पे प्राइस लिया आपने, यहां क्वांटिटी लिया, ये भी इंडिविजुअल है। कैसे, मान लीजिए 1 और यहां पे मान लो 15 30 45 एंड 60। तो 1 पे हमने कितना लिया, 1 पे हमने 15 लिया, 2 पे हमें कितना लिखना है 25, तो 30 से थोड़ा पहले ले लीजिए। फिर कितना लेना है 35 लेना है, तो हम कहां ले लेंगे 45 से थोड़ा पहले ले लीजिए। तो इट विल बी लाइक दिस। दिस इज व्हाट कॉल्ड सप्लाई कर्व ऑफ फॉर्म बी। और अगर मार्केट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। क्वांटिटी किसकी, ए प्लस बी, कितना हो जाएगा बोलो 25 45 65 और 85। तो इट विल बी लाइक दिस, प्राइस क्वांटिटी। तो हमने लिया 1 पे कितना 25, तो अब हम इस पे गैप ले लेते हैं, कितना कितना 15 ही ले लेते हैं, 10 ले लो चलो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 10 20 30 40 70 80 और ये 90। तो 1 पे कितना ले रहे हैं हम 25, 1 पे 25 में नियर बाय, यहां 2 पे बोलिए जल्दी बोलिए 45 45 इट इज अप्रोक्सीमेटली यहां। तो मुझे अच्छा 3 पे चलो 3 और ले लेते हैं 65 अप्रोक्सीमेटली यहां, मतलब 60 और 70 के सेंटर पे। ये मतलब सर डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है वो कांस्टेंट है, उससे मतलब नहीं है हमें केवल ये बताना है कि जो हमारा सप्लाई कब बना, इसके अंदर 2 फर्मों की सप्लाई इंक्लूडेड है, बस दैट्स इट। हमें मतलब नहीं है उससे, हमें केवल ये पता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, बिकॉज प्राइस और सप्लाई का कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। नेक्स्ट, अगला जो हमारा ग्राफ है वो है आपका एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होगा, एक तो आपका सप्लाई कर्व कैसे बनेगा, ऐसे। कोई बताएगा क्यों, क्योंकि जो ओल्ड स्क्रिप्ट्स हैं, ओल्ड मेन्यू पेंटिंग्स हैं और या पेंटिंग्स हैं किसी बड़े पेंटर की, तो उनके प्राइस अप डाउन हो सकते हैं, बट उनकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। और एक लेबर का, याद है आपको, यहां पे क्या लेंगे हम बताइए, वेज रेट, क्या लेंगे बताइए, वेज रेट, प्राइस एंड क्वालिटी, वेज रेट, और यहां पे क्या लेंगे क्वांटिटी किसकी, लेबर आवर्स, लेबर आवर्स। तो क्या होगा, ये कैसे बनेगा, बैकवर्ड बेंडिंग। याद है आपको ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब वेज रेट काफी कम था, तो जब वेज रेट को बढ़ाया गया तो मोर वर्कर्स वर रेडी टू वर्क, they prefer work to leisure, but when the wage rate goes very high, तो then at a very high wage rate, देखिए जब वेज रेट यहां था तो कितने लोग काम करने के लिए रेडी थे यहां, और जब बढ़ाया गया तो कितने हो गए, और ज्यादा हो गए। पर जब उन्हें और ज्यादा बढ़ाया तो क्या हुआ, कम हो गए, दे विल प्रेफर लेजर टू वर्क।
आराम करना पसंद करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ये ग्राफ आपका बना हुआ है। कौन सा एक्सेप्शन है? वो आपका जैसे ओल्ड पेंटिंग्स, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, कुछ ऐसी चीजें जो अब शॉर्ट हैं, जैसे कोहिनूर का हीरा है, उसका रेट अप डाउन हो सकता है, उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। हाँ, यस यस यस। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पेंटर पेंटिंग बना के निकल लिया अब उसकी पेंटिंग फिक्स है, तो उनके रेट अप डाउन हो सकते हैं, क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारा है मूवमेंट एंड शिफ्ट। तो इसमें एक ही ग्राफ में दो बना रखे, मैं अलग अलग कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं पहले बात कर रहा हूं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की। देखिए जल्दी से मुझे बता दीजिए एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है। अगर प्राइस प्राइस चेंज। प्राइस यहां था, प्राइस यहां था, सप्लाई यहां, पहला बॉक्स बना लीजिए। अब क्या होगा, प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ी, तो क्या बोलेंगे हम इसको, वेरी गुड। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हो आप, पहले ए और फिर बी, तो ये इधर गया, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। डन। अगर क्वेश्चन आ जाता है टेल अस अपवर्ड मूवमेंट इन द सप्लाई, अपवर्ड मूवमेंट इन द सप्लाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज व्हाट कॉल्ड, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सपेंशन। रीजन, राइज इन प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। और अगर मैं ऐसे बना दूं, यहां प्राइस, यहां क्वांटिटी, और यहां पे हमारा क्या था, पहला बॉक्स तो बना लीजिए, प्राइस गिराया, क्वांटिटी ये बात, तो प्राइस और क्वांटिटी सेपरेट दोनों गिर गए, तो पहले पॉइंट आया ए, अब बी आया इधर, तो ये नीचे की तरफ आया, दैट इज व्हाट कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट इन द सप्लाई फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कॉल्ड व्हाट है, मूवमेंट है ना। हाँ है मूवमेंट सी, पर रीजन क्या है, ड्यू टू प्राइस अनस्टेबल। ठीक है जी। तो ये रीजन क्या है, ड्यू टू फॉल इन प्राइस व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन। और अगला लास्ट इसमें आ जाएगा हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। चलिए इंक्रीज डिक्रीज भी बना लेते हैं, बताइए जरा जल्दी से। यहां पर प्राइस लिया, यहां पे क्या लिया, क्वांटिटी। यहां पे पहले हमारी लाइन हमने स्ट्रेट ली, मतलब प्राइस कांस्टेंट रहेगा, और जो सप्लाई है वो अपवर्ड बनता है एस एस, राइट में चला गया एस वन एस वन, तो हम क्या बोलेंगे, ये किसकी वजह से आता है, इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर्स व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो इसको क्या बोलेंगे, मोर क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी एट सेम प्राइस एंड सेम, और भी बोल सकते, और सेम क्वांटिटी, नो, सेम क्वांटिटी एट लोअर प्राइस। पता है क्यों भाई, सोचो आपका प्राइस लो हुआ पर क्वांटिटी सप्लाई, देखो प्राइस कम होने सप्लाई कम होनी चाहिए, प्राइस कम हो सप्लाई कम नहीं हुई, तो वो भी इंक्रीज माना जाएगा। सर अगर प्राइस तो क्वांटिटी है तो लोअर प्राइस कैसे हो? चेक कर लो, एक तो पॉइंट ये आ गया, और सेम प्राइस पे अगर हम देखें तो इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, ये आ गया, ये रहा, नहीं मतलब या तो देखो दो पॉइंट आए, ये पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आ गया, कह सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, यहां प्राइस और यहां क्या लिया हमने, क्वांटिटी। ये क्या हमारा सप्लाई एस एस, और ये क्या हो गया एस वन एस वन, तो क्या बोलेंगे हम इसको, लेस क्वांटिटी एट सेम प्राइस, लेस क्वांटिटी एट सेम प्राइस, सेम क्वांटिटी एट और सेम क्वांटिटी एट हायर प्राइस। सर हम्म, ये जो प्राइस है ये वाला प्राइस है ना जिसमें हम क्वांटिटी सेल करते हैं, हाँ, जिसमें हम बनाते हैं वो नहीं। ना 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 ना, हम जो सेल कर रहे हैं ना, इस रेट पे हम कितना बेचेंगे। आपको डेफिनेशन पता है किसी की सप्लाई की क्या होती है, सप्लाई इज द क्वांटिटी विच द सेलर इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगला है हमारे इसकी इलास्टिसिटीज की, जो डिफरेंट इसकी डिग्रीज हैं, हम डिग्रीज की कैटेगरीज बता रहे हैं, इलास्टिसिटीज की क्या है, देखिए जरा ध्यान से देखिए। अगर ये ऐसे है तो क्या बोलेंगे हम उसको, ई एस इज व्हाट, इलास्टिक परफेक्ट, इट इज इंफिनिटी। और अगर ये ऐसे बन जाएगा तो, जल्दी बोलिए भाई, ये अगर ऐसे बन जाएगा तो ई एस इज इक्वल टू जीरो, तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, इसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक। और अगर ये ओरिजिन से चला जाए तो, याद रखिएगा,
अगर ये यहाँ पे हम प्राइस ले रहे हैं, देखो मैं बार बार नहीं बना रहा हूं, यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी है, प्राइस क्वांटिटी है, प्राइस क्वांटिटी है। तो अगर ये ओरिजिन से जाएगा, चाहे वो किसी भी एंगल पे जाए, अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो ES इज इक्वल टू व्हाट 1, ES इज इक्वल टू 1, ES इज इक्वल टू 1। अगर कंफ्यूज करने के लिए वो बोलते हैं कि वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है फ्रॉम ओरिजिन सप्लाई का, तो कितनी उसकी इलास्टिसिटी है, क्या बोलोगे 1। 65 डिग्री बना रहा है 1, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अगर ये y एक्सिस से जाएगा तो क्या होगा बोलिए, अगर ये y एक्सिस से जाएगा तो वेरी गुड, ES इज ग्रेटर देन 1। और अगर x एक्सिस से जाएगा तो दैट इज ES इज व्हाट लेस देन 1। तो इसको बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो याद रखिएगा प्राइस क्वांटिटी। और लास्ट इसका है, इसका ज्योमेट्रिक मेथड के थ्रू, ठीक है, वो भी बता ही देता हूं मैं आपको। ज्योमेट्रिक मेथड में क्या करना है, 3 ग्राफ में बना रहा हूं, टोटल 3 ग्राफ, इन्होंने 2 बनाए, मैं एक के 2 पार्ट कर रहा हूं, 1 2 और ये 3। ये कौन सा मेथड बता रहा हूं बताइए जल्दी से, ज्योमेट्रिक मेथड। तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक इस पॉइंट पे पूछ रहा हूं, तो इस पॉइंट को नीचे लेके आइए, इसको मैंने बोला B, इसको आगे बढ़ाया, इसको मैंने बोला A, और इसको मैंने बोला O, AB अपॉन OB, ये फॉर्मूला रहेगा, दैट इज लेस देन 1। क्यों लेस देन 1 है, क्योंकि AB छोटा है। अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पे बताइए सर, इस पॉइंट पे, तो एक लाइन यहां से ले लीजिए, ये हो गया B, इस पॉइंट को आगे बढ़ा दीजिए लाइन को, ये क्या हो गया A, और इसी को हमने OB बोल दिया, तो AB अपॉन OB क्या होगा बताइए जल्दी से, 1। क्यों 1 बोला मैंने, क्योंकि दोनों बराबर हैं, AB अपॉन OB। अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं आपसे, इस पॉइंट पे बताइए, तो ये क्या हो जाएगा B, और इस लाइन को आगे बढ़ाइए, इस लाइन को आगे बढ़ाइए, तो ये क्या हो गया हमारा A, और ये O है, तो AB अपॉन OB, AB अपॉन OB क्या होगा बोलिए, दैट इज ग्रेटर देन 1, दैट इज ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। सर ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है क्या, कौन सा वाला, ये वाली जो करनी है, ये वाला नहीं, ये आपको पूछ सकते हैं, जैसे आपको एक पिक्चर दिखा दी कि आप बताइए इस पे इलास्टिसिटी कितनी है, आप सोचते रहिए, नहीं वो तो ऐसे दिख जाएगा ना। दिख जाएगा। अच्छा क्लियर, अभी आगे चलें। और ऐसे ही अगर यहाँ पे ये तो लीनियर था, अगर नॉन लीनियर हो तो उससे टच करती हुई एक लाइन नीचे ले आइए, ठीक है। अगला चैप्टर बोलिए कौन सा है, नॉन लीनियर, ये लीनियर है, लीनियर होता है स्ट्रेट लाइन, नॉन लीनियर होता कर्व, बस उसे टच करती एक लाइन बनाइए। लीनियर में टेंजेंट बनता है, हाँ बना दूं, नहीं ठीक है, बस एक बार हम करो। चलें नेक्स्ट आगे चलें, क्योंकि अभी काफी ग्राफ्स बनाने हैं हमें, तो स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। डन, तो लास्ट में ये वीडियो परमानेंट हो जाएगा, आप फिर इसको पॉज कर करके देख सकते हैं आराम से, ठीक है। एग्जाम्स में काफी हेल्प करेगा आपको, एक साथ सारे ग्राफ्स एक जगह दिखेंगे आपको, तो वहां तो डबल स्पीड पे भी कर सकते हो ना कि सर तेजी से स्पीड बढ़ा सकते हो मेरी, बोलने की भी और लिखने की भी। नेक्स्ट चैप्टर बोलिए भी क्या है, मार्केट मैकेनिज्म। उसके ग्राफ्स में थोड़ी ज्यादा स्पीड से बनाऊंगा, गो थ्रू लेना है। अगर आपको धीरे देखना है तो आपको उस चैप्टर में मैंने जो सेपरेट वीडियो डाला हुआ वहां देख सकते हैं, ठीक है, डिटेल्ड जो है। यहाँ तो थोड़ा स्पीड बढ़ेगी, है ना, ग्राफ बहुत ज्यादा है इस वाले चैप्टर में, तो स्पीड थोड़ी ज्यादा ही रहेगी। देखिए पहला ग्राफ बहुत ज्यादा है, तो देखते जाइए बस। तो उसके जरूरत कुछ देखिए देखते जाइए बस, आपको समझ में आ जाएगा, देखते जाइए। तो डिमांड, सुनिए ये डिमांड और ये सप्लाई, एक मिनट बात है नहीं बिल्कुल भी, प्राइस क्वांटिटी। यहां पे क्या आएगा बोलिए जल्दी से, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर ये प्राइस ऊपर चला जाएगा तो क्या कौन सी सिचुएशन क्रिएट करेगा, फ्लोरिंग प्राइस, अरे वो फ्लोरिंग मत लगाओ यहां, दैट इज व्हाट एक्सेस सप्लाई। और जब सप्लाई एक्सेस है तो क्या होगा बोलो, रेट गिरेगा, और रेट गिरेगा तो डिमांड में क्या आएगा,
एक्सटेंशन। रेट गिरने से डिमांड में एक्सपेंशन आता है और सप्लाई में क्या आता है? कॉन्ट्रैक्शन। अभी तो समझाया था। सर, ये ग्राफ किस चीज का है? ये है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। दिस इज चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 6 है ये। तो यहां पे ये कौन सी सिचुएशन है? एक्सेस डिमांड। मैं एक राउंड में एक ही चैप्टर करा रहा हूं, सेकंड नहीं ले रहा हूं उसमें। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। तो अब ये एक्सेस डिमांड है तो रेट ऊपर जाएगा, रेट ऊपर जाएगा तो डिमांड में क्या आएगा बोलो? कॉन्ट्रैक्शन। और सप्लाई में क्या आएगा? एक्सपेंशन। आपने कहा सर एक बात बताइए, अगर डिमांड में चेंज आ जाए तो क्या होगा? मान लो ये सप्लाई है, ये डिमांड है, डन। जल्दी से देखिए, ये हमारा क्या है? पी, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अचानक डिमांड राइट में चली जाए, आपने कहा लोगों की इनकम बढ़ गई, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस पे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे? प्राइस बढ़ जाएगा। भाई डिमांड बढ़ने से हमारा डिमांड का कहां शिफ्ट कर जाएगा? राइट में। तो मेरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये इनिशियल लेवल पे ये कौन सी सिचुएशन क्रिएट कर देगा? एक्सेस डिमांड। तो रेट ऊपर जाएगा। तो पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां था, अब कहां गया? यहां। तो क्या हो गया? हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी। बहुत बढ़िया। क्वांटिटी डिमांडेड है, सप्लाइड है। देखो यहां हम क्वांटिटी की बात करते हैं, केवल दोनों बोथ आ रहे हैं, वो दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो हम केवल इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलेंगे। अब वो जो क्वांटिटी, वो क्वांटिटी डिमांडेड भी है, वो क्वांटिटी सप्लाइड भी है। नेक्स्ट, मतलब द रेट एट विच द बायर इज रेडी टू बाय एंड द सेलर इज रेडी टू सेल। तो ये ग्राफ किस चीज का है ये बताइए। ये है कि अगर डिमांड में चेंज आया, अगर डिमांड इंक्रीज हो गई तो उस पर क्या इंपैक्ट आया? इक्विलिब्रियम प्राइस पे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे। और अगर मान लीजिए मैंने कहा ये डिमांड है और ये क्या है हमारा? सप्लाई है। तो यहां पे क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। अचानक डिमांड लेफ्ट में चली, क्यों गई? हो सकता है लोगों की इनकम कम हो गई हो, टेस्ट अनफेवरेबल हो गया हो, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल क्या दिखा रहा है? एक्सेस सप्लाई। तो रेट गिरेगा, तो रेट गिरेगा तो डिमांड में क्या आ जाएगा? एक्सपेंशन। और सप्लाई में क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया E1 और हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस गिर गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी गिर गई। डन। तो ये था चेंज इन व्हाट? डिमांड। चेंज इन डिमांड एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अगर मैं ये कहूं ये डिमांड है सप्लाई और ये हमारा सप्लाई है, डन। यहां पे हमने क्या लिया? प्राइस। और यहां पे क्या लिया? क्वांटिटी। पहला स्टेप देखिए, दोनों सेम चेक कर लीजिए। डिमांड, इस बार हम क्या चेंज करने वाले? जल्दी बोल दीजिए। सप्लाई में चेंजेस करेंगे। अभी हमने किस में करा था? डिमांड में। तो यहां सप्लाई बढ़ गई, डिमांड और सप्लाई दोनों राइट में बढ़ते हैं, तो सप्लाई के बढ़ने से क्या वो बोलो? तो नया इक्विलिब्रियम हमारा पहले यहां था E, अब क्या हो गया? E1। तो इससे क्या होगा? हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस गिर गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई? बहुत बढ़िया। और अगर मान लीजिए सप्लाई लेफ्ट में चली जाए, आपने कहा सर सप्लाई लेफ्ट में कब जाती है? भाई हो सकता है कि इनपुट प्राइस महंगे हो गए, या टेक्नोलॉजी जो है पहले डाउनग्रेड हो गई तो लेफ्ट में चला जाएगा, या गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए या सब्सिडी कम कर दी तो ये लेफ्ट में गया, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां शिफ्ट कर गया? अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा और क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक्सेस डिमांड। डन। अब हम बात कर रहे हैं स्पेशल केसेस की। किसकी? स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस ऑफ चेंज इन डिमांड। हाँ वो भी तो होता है साइमल्टेनियस। करा रहा हूं इसी के बाद। स्पेशल केसेस ऑफ चेंज इन डिमांड। और अगला क्या है? स्पेशल केसेस ऑफ चेंज इन सप्लाई। ये कैसे बनेगा? देखिए, ये अगर चेंज इन डिमांड है तो ये जो लाइन बनेगी, देखिए ये वाली जो लाइन बनेगी या ये वाली जो लाइन बनेगी वो क्या है? अगर ये चेंज इन डिमांड है तो ये सप्लाई है। और अगर मैं बात करता हूं स्पेशल केसेस किसका? चेंज इन सप्लाई का, तो ये जो लाइन बनेगी या ये जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी? डिमांड। याद रखिएगा। डन। तो अब मैं क्या करूंगा? चेंज इन डिमांड दिखा रहा हूं मैं। अच्छा, मैं प्राइस क्वांटिटी बार बार नहीं लिख रहा हूं, याद रखिएगा, वही चलेगा सारे पूरे चैप्टर में। तो डिमांड हमारा कैसे बनता है? डाउनवर्ड। तो डिमांड के बढ़ने से, क्या बताया मैंने? डिमांड के बढ़ने से या डिमांड के घटने से। वेरी गुड। इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी
या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। डन। अच्छा, अगला क्या है, अगर मैं यहां पे कहूं तो क्या होगा, यहां पे हमारा डिमांड है डीडी, अगर डिमांड बढ़ जाए या डिमांड कम हो जाए तो क्या होगा, बोलिए। हमारा जो प्राइस है वो चेंज होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। तो यहां इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, उसमें इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक्सप्लेन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड व्हेन देयर इज नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस, यू विल से इट विल हैपन व्हेन द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। और अगर यहां क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड व्हेन देयर इज नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यू विल से इट विल हैपन व्हेन द सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। नेक्स्ट, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा सप्लाई है, क्या है ये, क्या है, सप्लाई। तो सप्लाई या तो राइट में जाएगा, कहां जाएगा, राइट में, या फिर कहां जाएगा सप्लाई, लेफ्ट में। तो क्या हो गया, सप्लाई के बढ़ने या सप्लाई के कम होने से प्राइस कांस्टेंट, क्वांटिटी या तो बढ़ गई या क्वांटिटी कम हो गई, बट इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें क्या बताओगे आप, इसमें बताओगे कि भाई आपका प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, वेदर द सप्लाई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अगर क्वेश्चन कहता है कि बताइए सप्लाई बढ़ी या घटी पर इक्विलिब्रियम प्राइस पे चेंज नहीं आ रहा, ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। और यहां पे क्या होगा, ये सप्लाई हमारा या तो बढ़ा या क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या होगा बताइए, ये हमारा प्राइस था P, ये P1 और ये क्या हो गया P2। तो यहां पे किस पे चेंज नहीं आया, बोलिए जल्दी से, यहां क्वांटिटी में चेंज नहीं आया, चाहे प्राइस ऊपर गया या नीचे गया। नेक्स्ट हमारा है इसमें साइमल्टेनियस चेंज, जो आपने बोला था साइमल्टेनियस चेंजेस। अभी आपकी बुक में केवल इंक्रीज वाला है, तो मैं इंक्रीज वाला बना रहा हूं, डिक्रीज वाला बुक में नहीं है तो मैं नहीं बना रहा हूं, बना सकते हैं वैसे। और इसके बाद लास्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्राइस सीलिंग एंड फ्लोरिंग, वो भी मैं ग्राफ बना तो देता ही हूं। बस हो गया, लास्ट है इस वाले चैप्टर का। देखिए जरा जल्दी से, यहां देखिए ये डिमांड और ये सप्लाई, दिस इज डिमांड एंड दिस इज सप्लाई, और ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो डिमांड बढ़ी, देखो यहां डिमांड जितनी बढ़ी सप्लाई भी, तो क्या होगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी चेंज होगी केवल। क्या बताया मैंने, जब डिमांड बढ़ी और सप्लाई भी एग्जैक्ट उतनी ही बढ़ जाए तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज नहीं होगा। और अगर मान लीजिए मैं कहता हूं ये डिमांड है और ये सप्लाई है, सुनिए, अगर यहां पे सुनिए अगर यहां डिमांड थोड़ी सी बढ़े और सप्लाई क्या हो जाए, ज्यादा बढ़ जाए, तो क्या होगा भाई, कोई बातें नहीं हुई। तो ये हमारा जो पॉइंट है वो पहले क्या था E, और अब क्या हो गया है E1, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये था E, ये आ गया E1। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कहां गया, नीचे, और क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, नहीं भाई बात डिक्रीज हुआ ना। हाँ। और अगर मैं ये कहूं कि यहां पे ये डिमांड है, ये क्या है डिमांड, और ये क्या है सप्लाई, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम, ये प्राइस आ गया, ये क्वांटिटी आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमने डिमांड को कम बढ़ाया, सप्लाई को ज्यादा बढ़ाया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सप्लाई को कम बढ़ाएंगे और डिमांड को ज्यादा बढ़ाएंगे। तो देखिए जरा हमारा नया पॉइंट कहाँ आया, यहाँ पे D1S1, मतलब यहाँ पे आया। तो हमने ये देखा कि हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई। और लास्ट हमारा हो जाता है इसमें सीलिंग एंड फ्लोरिंग, वो आसान है, क्रॉस बना दीजिए। अगर हम सीलिंग की बात करते हैं तो सीलिंग कहां लगता है, इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे, तो ये प्राइस सीलिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्राइस। अच्छा, प्राइस सीलिंग को मैक्सिमम प्राइस बोलते हैं, मिनिमम प्राइस, इसको बोलते हैं मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, डन। और अगर यहां पे हम इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर बनाते हैं मिनिमम प्राइस, तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो है ये माना जाएगा आपका प्राइस फ्लोर, प्राइस
इसी को हम लोग बोलते हैं ना MSP. हाँ एमएसपी। ये किसकी हेल्प करता है? ये कंज्यूमर की हेल्प करता है। रेट यहां होना चाहिए, गवर्नमेंट ने रेट नीचे डिसाइड किया। यहां रेट यहां होना चाहिए, गवर्नमेंट ने रेट ऊपर डिसाइड किया। तो ये किसकी हेल्प करेगा? प्रोड्यूसर की। वो किसकी हेल्प करेगा? कंज्यूमर की। यहाँ पे एक्सेस डिमांड है और यहाँ पे एक्सेस सप्लाई है। यहाँ रेट ऊपर जा सकता है, गवर्नमेंट ऊपर जाने नहीं देगी। यहाँ रेट नीचे आ सकता है, गवर्नमेंट नीचे आने नहीं देगी। तो ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। जब आप कह रहे हो कि रेट ऊपर जा सकता है और जा नहीं रहा है, गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन कर दिया, तो इसको क्या बोलोगे? रेट ऊपर जा सकता है, जा नहीं रहा है, तो कौन सी सिचुएशन है? सीलिंग। रेट नीचे आ सकता है, नीचे नहीं आ रहा है, फ्लोरिंग। ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी किसकी है? ब्लैक मार्केटिंग की। यहाँ पे किसकी पॉसिबिलिटी है? बफर स्टॉक। राशनिंग प्राइस सीलिंग में आता है। राशनिंग जो है आपकी प्राइस सीलिंग में आता है, या तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या सेलर प्रेफरेंस, या फिर आपका राशनिंग। ठीक है। एमएसपी होगा एमपीएस होगा? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी, एमपीएस कर दिया मैंने, ये एमएसपी है, मिनिमम एमएसपी। डन। नेक्स्ट। हाँ फोटो ले लीजिए, देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने डाला हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर बोलिए कौन सा है? आज ही मैंने उसका वीडियो भी डाला है। Scale of हाँ, तो उसमें कोई एक ही ग्राफ है। अब आपके ज्यादा ग्राफ है नहीं, जो ग्राफ वाले मैक्सिमम चैप्टर्स हो चुके हैं, सबसे ज्यादा ग्राफ्स वाले चैप्टर हो चुके हैं। अब तो केवल एक एक दो दो ग्राफ्स हैं, अब ज्यादा ग्राफ्स नहीं है। कॉस्ट वाले चैप्टर में भी बहुत ज्यादा ग्राफ्स नहीं है। सबसे ज्यादा ग्राफ आपके चैप्टर नंबर 6 में थे, जो मैंने अभी बनाया। इससे आगे ज्यादा ग्राफ्स नहीं है। हाँ सुनिएगा, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आपका? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, चैप्टर नंबर 6 आई थिंक, नहीं 7, दैट इज चैप्टर नंबर 7। तो इसमें हमारा ग्राफ क्या याद है? बता दीजिए, यहां पे क्या लेते हैं हम? यहाँ पे टीपी, और यहाँ पे क्या लेंगे? नंबर ऑफ लेबर। बस एक ही ग्राफ है इस चैप्टर में। और दूसरा जरा बता दीजिए कि ये यहाँ पे एपी ऑब्लिक, बहुत बढ़िया, एमपी, बहुत बढ़िया, दैट इज नंबर ऑफ लेबर। सुनिए, यहां पे पहले अंदर की तरफ बेंड करेगा, फिर दैट इज व्हाट कॉल्ड टीपी। तो आपने एक लाइन यहां से ली, सुनिए, एक लाइन आपने यहां से ली जिसने इसको यहां टच किया, एक लाइन इसके पैरेलल ली जो इसने यहां पे टच किया। तो एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, और एक हमने क्या लिया यहां से, एक यहां ले लिया। तो हमने क्या करा? 3 लाइनें नीचे ली हमने, 1 2, हाँ, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको रिटर्न्स टू ए फैक्टर, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर एक और भी बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, रिटर्न्स टू ए फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तीनों एक ही मतलब है। सुनिएगा, यहां पे देखिए, सुनिए, यहां पे हमारा एमपी इस वाली लाइन पे मैक्सिमम हो जाएगा, एपी इस वाली लाइन पे मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए, एपी इस वाली लाइन पे मैक्सिमम, एमपी इस वाली लाइन पे मैक्सिमम। यहां से एपी बेचारा गिरता रहेगा, पर जीरो या नेगेटिव नहीं होगा, पर एमपी इसको यहां पे कट करेगा, यहां जीरो हो जाएगा, यहां नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड एमपी। डन। तो इस लाइन को थोड़ा और आगे ले जाइए। डन। तो स्टेजेस, पहली स्टेज कहां से कहां तक रहेगी? जहां पर हमारे एपी मैक्सिमम है, तो ये पहली स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, और ये थर्ड स्टेज है। हाँ, और यहाँ पे आपकी पहली स्टेज कहां से कहां तक है? यहां तक, जहां पे ये इस वाले पॉइंट तक। फिर ये पहली स्टेज को क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। रिलेशन याद है? व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट व्हाट इज दिस? जब कॉन्वेक्स होता है तो क्या बोलते हैं? व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट increasing rate MP rises, when TP increases at diminishing rate MP falls, when TP is maximum MP is zero, when TP start falling MP is negative। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जल्दी से देखिए। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। नाउ लिसन, सुनो, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। तो when TP increases at increasing rate MP rises, when TP increases at diminishing rate MP falls, TP is maximum, MP is zero, when TP start falling MP is negative।
relation AP MP. When AP rises, MP greater than AP. When AP falls, MP lower than AP. AP is not zero or negative. MP can be zero also, can be negative also. MP cut AP at its maximum point from above. ठीक, ये चैप्टर हो गया. नेक्स्ट पे चलते हैं. बता तो रहा हूं, अब आपके ज्यादा ग्राफ्स बचे नहीं हैं. अब हम आ गए हैं कॉस्ट पे. कॉस्ट के ग्राफ्स आपको बहुत बुरे लगते होंगे, नहीं लगते? अच्छा ठीक है. बस सर जिसमें MU TU बनते हैं वो. अच्छा ये आसान है. हो गया, करें भी आगे. ये चैप्टर नंबर 7 में हुआ. अब आपके चैप्टर्स में ज्यादा ग्राफ नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को. आप एक एक दो दो ग्राफ्स हैं छोटे छोटे, सबसे ज्यादा ग्राफ वाले चैप्टर हो चुके हैं. हाँ सुनिए भैया जरा. तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8. तो चैप्टर नंबर 8 में जो पहला ग्राफ है हमारा वो ये है. यहां पे क्या लेंगे आप? कॉस्ट. यहां पे क्या लेंगे? आउटपुट. तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन, ये क्या बता रही है? जल्दी बोलिए. टोटल फिक्स कॉस्ट. DFC का ग्राफ. हाँ, टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहती है, चाहे आउटपुट 0 1 हो 2 हो 3. और ये वाली लाइन अगर मैं बनाऊं तो क्या बन जाएगा? TVC. दैट इज TVC. ये 0 से स्टार्ट होती है और ये कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव डाउन और कॉनकेव अप. इसको बोलते हैं इट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग. अरे भैया देखो, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट. जब भी कोई चीज ऐसे बढ़ेगी तो बोलते हैं इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. ये कॉन्वेक्स है. और कोई भी चीज ऐसे बढ़ेगी तो क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट. और कोई चीज ऐसे बढ़ेगी तो क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट. याद रखिएगा. तो देखिए, तो यहां मैं बोला, यहां पे टीवीसी कैसे बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग एट, और फिर बाद में बढ़ रहा है. तो ये बिल्कुल रिवर्स है किसका? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो आपका क्या बन रहा है? टीपी, उसका उल्टा है. हाँ, ये वो कैसा था? वो आपका एस था, ये इन्वर्टेड एस है. और ऐसा हो क्यों रहा है? पहली स्टेज में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है, हर नया वर्कर ज्यादा आउटपुट करके देता है, तो हमारी कॉस्ट कम आएगी. आप सोचिए, जब हमारे जो लेबर है वो तेजी से काम कर रही है तो आपको खुशी होगी या गम होगा? क्यों? क्योंकि वो ज्यादा दिन का काम कम दिन में कर देंगे, हमें उन्हें कम वेज देनी पड़ेगी. तो जैसे ही हमारी जब इनिशियल स्टेज में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है तो कॉस्ट धीरे बढ़ती है. जब वो कॉन्वेक्स है तो ये कॉनकेव है, और जब वो कॉनकेव है ये कॉन्वेक्स है. तो व्हाट इज द रीजन फॉर द टीवीसी? दैट इज लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन. अच्छा, अब यहाँ पे टीसी कैसे बनेगा? यहाँ देखिए, TBC के पैरेलल बनेगा. दैट इज टीसी. अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाई टीसी इज पैरेलल टू टीवीसी, इट इज बिकॉज ऑफ टीएफसी. क्योंकि टीएफसी कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई द गैप बिटवीन द टू विल रिमेन द सेम. पहला ग्राफ हो गया, ये टोटल वाला है. अब हम बात करते हैं एवरेज का ग्राफ. कैसे बनेगा बताऊं? इनका ग्राफ कम नहीं होता था? किसका? नहीं, वो एवरेज का है, ये टोटल है. अब देखिए आगे, यहां हमने क्या लिया? बोलो जल्दी जल्दी बोलो भाई. चलिए, ये अब हमें बनाना है AFC. ये ऐसे बनेगा, देखिए जरा जल्दी से. इसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक. या फिर हम बोलते हैं इट इज मतलब ये डाउनवर्ड रहेगा. इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस. और जितने भी रेक्टेंगल्स आप यहां बनाओगे, अगर आप बनाओगे यहां, तो इक्वल एरिया कवर करेंगे. मोरओवर हर पॉइंट पे TFC सेम रहेगा. आपने कहा सर जैसे एग्जांपल देके बताइए. जैसे यहां मान लो ये 10 है और ये 1 है, इसका आधा कर लेते हैं. मान लो 5 और यहाँ पे 2, तो 5 इंटू 2 कितना आएगा? 10. और 10 इंटू 1 कितना आएगा? 10. और यहां से देखिए, यहाँ 1 और यहाँ 10, तब भी कितना आएगा? 10. समझ में आ गया? दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये क्या बन गया हमारा? बोलो जल्दी से. AFC. और ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है. अगला देखिए, ये किसका ग्राफ है? ये है ABC का. कैसे बनता है? यू शेप. रीजन क्या है? ड्यू टू लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन. अच्छा, ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आपका TFC कांस्टेंट रहता है और आउटपुट बढ़ता जाता है, तो वैल्यू गिरती जाती है पर कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि TFC इज कांस्टेंट. मान लो TFC 10 है, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6. वैल्यू गिरती जाएगी, पर 10/10 करोड़ कर दीजिए, 0 नहीं होगी. ट्राई करके देखिए. क्योंकि जब ऊपर वैल्यू 1 भी ले लोगे ना आप, और अपॉन में कितना भी कर दीजिए आप, पॉइंट्स में 0 नहीं जाएगा. 0 होने के लिए न्यूमरेटर का 0 होना जरूरी है. थोड़ा सा मैथ आता है, हल्का सा.
आगे देखिए, कॉस्ट एंड आउटपुट डन। एबीसी यू शेप है, एबीसी क्या है, यू शेप। वाई? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वहां आपने देखा होगा जो एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन थे वो रिवर्स यू थे, तो ये सीधा यू है, उसका उल्टा है। एपीएमपी कैसा था, रिवर्स यू, ये सीधा यू है। भाई वहां पे प्रोडक्शन जब बढ़ रहा होगा तो कॉस्ट गिर रही होगी, लॉजिक सोचो ना। जब प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा, एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एवरेज कॉस्ट गिर रही है। कॉस्ट मतलब जिसमें बना रहे हैं। प्रोडक्शन जब तेजी से हो रहा है, हर नया वर्कर ज्यादा आउटपुट करके दे रहा है तो अच्छी बात है ना, तो कॉस्ट कम आएगी, तभी तो अच्छी बात है। प्रोडक्शन तेजी से हो रहा है। अच्छा चलो एग्जांपल लेते हैं। एक जो लेबर है, जैसे हमने एक नेक्स्ट लेबर लगाई, तो जब नई लेबर आप लगा रहे हैं तो हर नई लेबर पहले से ज्यादा आउटपुट करके दे रही है, पर सैलरी तो आप उतनी दोगे ना, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट जो है कम आएगी पर यूनिट कॉस्ट। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो तेजी से काम कर रहे हैं, वो 4 दिन का काम कितने दिन में कर देंगे, 3 दिन में, तो अच्छी बात है ना, तो कॉस्ट कम आएगी। कॉस्ट कम आएगी, आपको 3 दिन की सैलरी देनी है। और अगर वो धीरे काम कर रहे हैं तो 3 दिन का काम 4 दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे, तो आपको ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। अच्छा आप अज्यूम करो आपके घर में लेबर और मिस्त्री लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कुछ आपका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, धीरे काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, आपको कैसा लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि अब जो काम 1 दिन का था 2 दिन में निपटेगा, 2 दिन की आपको उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। तो प्राइस एंड कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है। प्रोडक्शन और कॉस्ट रिवर्स चल रहे हैं, प्रोडक्शन तेजी से, कॉस्ट धीरे, प्रोडक्शन धीरे, कॉस्ट तेजी से। तो वहां पे कैसा था, वहां पे रिवर्स यू था, यहां सीधा यू है बस। तो ये एबीसी यू शेप क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एमसी कैसे बनेगा? एमसी कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा सर। वो भी यू शेप है। और आपने कहा सर वो अब वो भी बता दो, जब इतना बता रहे हो तो एसी, वो भी ऐसे ही बनेगा। डन। यहां पे कॉस्ट और यहां पे आउटपुट। तो आपने कहा ये तो सर बिल्कुल ट्विंस लग रहे हैं, ट्विंस क्या मतलब सब भाई लग रहे हैं और बिल्कुल सेम लग रहे हैं, तो क्या करें? अगर एक ही ग्राफ में सब आ गए तो हम इनको कैसे पहचानेंगे? अगर एक ही ग्राफ में सब आ गए तो कैसे पहचानेंगे? सबसे नीचे वाला MC सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बना रहा हूं, 1 मिनट में बना रहा हूं, देख लीजिए आप। उससे ऊपर वाला 1 मिनट 1 मिनट बस देख लीजिए आप। ये क्या है देखिए, ये जल्दी बोलिए। AFC। चलो इसे वो तो पहचान ही लिया आप लोगों ने। ये क्या है? MC कुछ भी ले लीजिए। 1 मिनट 1 मिनट। और ये क्या है? अब ये जो ऊपर वाला रहेगा वो रहेगा AC, इसको ATC भी कह सकते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट। और ये क्या रहेगा? AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और इन दोनों के मिनिमम पे मान लीजिए इसका मिनिमम कहां है? अप्रोक्सीमेटली यहां, और इसका मिनिमम कहां है? यहां। जहाँ पे कट करता है वो 1 मिनट यहां ले लीजिए इसको। हाँ, इसका मिनिमम किसका? एबीसी का। ये किसका मिनिमम है? एसी का। तो एमसी दोनों को उनके मिनिमम पे कट करते हुए ऊपर जाता है। ये क्या हो गया हमारा? एमसी। एक और बात याद रखिएगा, जो एबीसी का मिनिमम है वो एसी के मिनिमम से थोड़ा पहले आता है। ये यहां आ गया, वो यहां आया। तो सब यू शेप में चेक कर लीजिए आप, आपका एमसीबी, एसीबी और एबीसीबी। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ उनको उनके मिनिमम पॉइंट से कट करते हुए ऊपर जाता हुआ दिखेगा वो क्या है? आपका एमसी। और जब 2 यू शेप दिखाई दे जाए तो ऊपर वाला एसी रहेगा, नीचे वाला एबीसी रहेगा। क्योंकि जो एसी है वो है क्या? वो एसी है, एसी इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी, याद रखिएगा। तो दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है? एसी और एबीसी के बीच में गैप क्यों आ रहा है? एएफसी की वजह से, क्योंकि एएफसी लगातार गिर रहा है तो दोनों के बीच का गैप भी गिरेगा। चेक कर लीजिए आप, इनका गैप गिरता जा रहा है, पहले गैप, फिर यहां कम 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 होता जा रहा है, कभी टच नहीं करेगा। और थोड़ा इसको और रिफाइन कर सकते हैं हम, अगर थोड़ा सा गैप और बढ़ाना है इनका तो आप इसको थोड़ा सा और ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले गैप ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे होता चला गया। ठीक है, तो इनका रिलेशन क्या है? इनको मैं अलग से दिखा देता हूं, ये तो मैंने अलग से बता दिया आपको। अगर मैं कहूं कि एसी और एमसी का रिलेशन आ जाता है तो कैसे लिखोगे आप? देखो यहां पे हमने क्या लिया? कॉस्ट। यहां पे हमने क्या लिया? आउटपुट। तो ये हमारा एसी, ये देख लीजिए, इसका मिनिमम, तो ये हमारा क्या हो गया? एमसी, एमसी। डन। तो रिलेशन क्या है? व्हेन एसी फॉल्स एमसी इज लोअर देन एसी, व्हेन एसी राइजेस एमसी ग्रेटर देन एसी, एमसी कट एसी एट इट्स मिनिमम पॉइंट फ्रॉम बिलो। डन। अच्छा, अब ये हमारे कॉस्ट के तो ग्राफ्स हो गए। नेक्स्ट आगे देखो, अगला कौन सा ग्राफ है इसमें? अगर अगला इसमें लॉन्ग रन के ग्राफ्स हैं,
लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स नहीं, कॉस्ट के लॉन्ग रन तो शायद नहीं कराया हुआ क्लास में, रहने में। ठीक है, तो अगला हम करते हैं किसका, हाँ वो कर लेते हैं हम, एक मिनट, हम ये कर लेते हैं अगला वाला आपका रेवेन्यू वाले ग्राफ्स। ठीक है, तो रेवेन्यू वाले ग्राफ्स क्या हैं, हाँ यहां देखिएगा जरा। पहला है आपका व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, तो प्राइस कांस्टेंट है तो क्या होगा देखिए जरा जल्दी से, यहां पे क्या लेंगे आप, रेवेन्यू, और यहां क्या लेंगे आप, आउटपुट या क्वांटिटी जो भी लिखना चाहें आप। तो आपका ये जो प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो ये क्या रहेगा, ए आर इज इक्वल टू एम आर, डन। और टी आर कैसे बढ़ेगा, टी आर विल इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। ये कब रहेगा बताइए, वेरी गुड, अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और अगर व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट तब क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से, दो ग्राफ में बना रहा हूं यहां पे, डन। यहां पे क्या लेंगे, रेवेन्यू, और यहां पे क्या लेंगे, आउटपुट। इसमें एक क्वेश्चन आता है, एआर को प्राइस भी कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप। देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, पहले एआर बना लीजिए, पहले क्या बना लीजिए, एआर, वो डाउनवर्ड होता है, प्राइस गिर रहा है, एआर को प्राइस भी कहते हैं। यहां पे एक लाइन ले लीजिए और उसका सेंटर ले लीजिए, तो क्या होगा कि जो हमारा एमआर है वो इसको कट करते हुए नीचे जाएगा, दिस इज व्हाट कॉल्ड एमआर। तो अब इस वाली लाइन से एक नीचे लाइन ले लीजिए, ये वो पॉइंट है जो जहां पे हमारा जो टीआर होगा वो मैक्सिमम होगा और वहां से गिरेगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड, सॉरी टीआर, टोटल रेवेन्यू, क्या बोलेंगे इसको हम, टोटल रेवेन्यू। ये तो एवरेज रेवेन्यू है और ये क्या आ जाएगा, टीआर। तो इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, when TR increases at diminishing rate, MR falls. When TR is maximum, MR is zero. When TR start falling, MR is negative. और AR जब गिरता है तो MR उससे ज्यादा गिरता है। The rate fall in the MR will be faster than the fall in the AR. Done? AR can't be negative, MR can be negative. Done? तो ये आप देख लीजिए जरा जल्दी से, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये मैंने आपके कॉस्ट कर्व्स बना दिए हैं, ठीक है। वो व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, दैट इज व्हाट कॉल्ड इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्या बोलते हैं हम उसको, कौन सा सेकंड वाला, ये दोनों, तो ये वाले दोनों जो हैं वो हैं व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, और ये जो दोनों हैं वो हैं व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। एक्चुअली आपके तीन ग्राफ बनते हैं ना, ए आर, एम आर, टी आर, तो ये कब बन रहे हैं, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, दैट इज अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो अब हम अगले चैप्टर पे चल रहे हैं। अगला कौन सा चैप्टर है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में तो कुछ है नहीं है, AR जीरो हो सकता है, when the goods are sold free of cost। AR का मतलब प्राइस होता है, AR मतलब चैप्टर में भी तो है एक ग्राफ है, कौन सा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ना ना ना, वो बोला है वो किंग डिमांड का है कि भी वो बनेगा नहीं, इनडिटरमिनेट है। हाँ भाई हटाएं इसे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चल रहे हैं प्रोड्यूसर क्लेम पे, ठीक है। इन सबके मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वहां पे डिटेल में देख सकते हैं। यहां तो मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा गो थ्रू मिल जाए कि ग्राफ्स क्या क्या हैं एक साथ। प्रोड्यूसर क्लेम में याद कीजिए, आपके प्रोड्यूसर क्लेम में दो ग्राफ बनते हैं, एक तो टीआर टीसी अप्रोच, एमआर एमसी अप्रोच। तो ग्राफ क्या है जरा जल्दी से मैं बना रहा हूं, देखिए, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करना ही बता दूंगा। देखिए मैं बता रहा हूं टीआर टीसी अप्रोच, देखिए जरा जल्दी से देखिए, बातें नहीं भी बीच में। यहां पे हमने क्या लिया, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तीन चीजें मैंने यहां ली, और यहां पे क्या लिया मैंने, आउटपुट। तो ये जो लाइन है ये क्या है, टीआर, टीआर अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और ये क्या है हमारा, टीसी। तो टीसी देखो आप इसे बताइए, टीआर इज अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, टीआर इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। टीसी नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, it is because of TFC, and it is increasing at decreasing rate initially, eventually it increases at increasing rate. It is cutting the TR line at 2 points A and B, and both are break even points. That means my profit will start from here till here. तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन आपने डाल दी, डन। और इसके बिल्कुल पैरेलल एक हमने लाइन बनाई, वो पैरेलल लाइन ये बताती है कि यहां मैक्सिमम गैप है। तो प्रोड्यूसर क्लेम में वहां होता है जहां उसके प्रॉफिट्स क्या हो, वेरी गुड। तो मैंने क्या करा, जितना ये वाला पोर्शन है इसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके, मान लो इसको मैंने सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया, इसको कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पे मेजर किया।
तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से यहां तक गया और फिर यहां से कम होके नीचे चला गया, दैट इज व्हाट कॉल्ड टोटल प्रॉफिट। ये टोटल प्रॉफिट है। इस पॉइंट से पहले भी लॉस है, उस पॉइंट के बाद भी लॉस है। इस अब यहां से यहां तक प्रॉफिट है, बट मैक्सिमम कहां है, इस पे। अब अगर मैं इसको एम बोलता हूं तो इसका मतलब एक प्रोड्यूसर को कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट। सर ये टोटल रेवेन्यू है, हाँ, चैप्टर 8 से कैसे डिफरेंट? एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर क्लेम में कहां आएगा, जहां उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो गए। प्रॉफिट्स के लिए मुझे कॉस्ट का भी नॉलेज होना चाहिए और रेवेन्यू का नॉलेज भी होना चाहिए। तो कॉस्ट और रेवेन्यू के ग्राफ दोनों एक साथ बनेंगे तभी तो प्रॉफिट निकलेगा ना। प्रोड्यूसर क्लेम में वहां होता है जहां उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो। डन। ये तो टीआरटीसी अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच क्या है इसमें, एमआरएमसी अप्रोच। एमआरएमसी अप्रोच में क्या होगा, यहां पे हमने प्राइस ले लिया, प्राइस को एआरबी कहते हैं, और यहां पे वही हमने आउटपुट ले लिया। ये लाइन क्या है, AR इज इक्वल टू MR, दैट इज अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और ये क्या हमारा MC। तो ये वाला पॉइंट ऑफ क्लेम माना जाएगा। अच्छा, A और B जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। ये क्लेम पॉइंट है आपका। क्लेम पॉइंट कैसे है, मतलब यहां प्रोड्यूसर क्लेम में होगा और यहां क्लेम में कब होगा, OM लेवल, जहां प्रॉफिट्स मैक्सिमम है। और यहां क्लेम में कब होगा, यहां 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या बताइए, पहली कंडीशन है AR इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू ABC, मतलब वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर होना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट अगर मान लीजिए एवरेज रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट के नीचे है, इट्स बेटर टू शट डाउन। और दूसरी कंडीशन क्या है, MR इज इक्वल टू MC। और तीसरी कंडीशन क्या है, द पॉइंट बियॉन्ड विच MC is what, greater than MR, and below which MC is what, less than MR। चेक कर लीजिए। इस पॉइंट के आगे जाने पे क्या हुआ, बियॉन्ड मतलब आगे, बियॉन्ड आगे जाने पर MC MR के ऊपर है। और इस पॉइंट से पहले रुकने पर आप चेक कर लो, आगे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, MC ग्रेटर देन MR है, और पहले रुक रहे हो तो MC लेस देन MR है। तो हम इस पॉइंट को चूज करेंगे। हाँ, अगर हम आगे चले गए तो हमें बैक आना पड़ेगा, और अगर हम पहले रुक गए तो आगे जाना पड़ेगा। डन। तो ये आपका हो गया प्रोड्यूसर क्लेम 10 चैप्टर। इसमें शट डाउन पॉइंट नहीं बोलते। शट डाउन पॉइंट कौन सा होता है, अगर मान लीजिए, सुनिएगा, अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं और ये मेरी AR लाइन है, क्या है AR, तो अगर इसको टच करता हुआ ABC बनाया जाए तो ये शट डाउन पॉइंट होता है। इसको शट डाउन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये ग्राफ है नहीं बुक में, पर मैंने बता दिया आपको। नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहां TRTC बराबर हो, और शट डाउन पॉइंट होता है जहां पर ABC AR के बराबर हो। अगला चैप्टर हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11। अब आपके ज्यादा ग्राफ्स हैं नहीं, अब 1-2 ग्राफ आपके 2-4 ग्राफ बचे हैं बस। डन। चलें अभी आगे। हाँ जी, देखिए अब हम बात कर रहे हैं कौन से चैप्टर की, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट। सुनिएगा ध्यान से, इसमें कैसे ग्राफ बनेगा। एक तो आपका यहां देखिए, ये देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपका डिमांड और ये क्या है, सप्लाई। ये किसका है, इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री का प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब रेट कैसे डिटरमाइन होगा। देखिए यहां पे रेट डिटरमाइन हुआ और इस रेट को किसने एक्सेप्ट कर लिया, फर्म ने। तो ये कौन है, फर्म प्राइस टेकर। फर्म प्राइस टेकर क्यों है, क्योंकि फर्म ने प्राइस को एक्सेप्ट किया। ये लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। हाउ द प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हाउ इट विल बी डिटरमाइंड, बिकॉज फर्म इज ए प्राइस टेकर। So you will say that industry will decide the price through demand and supply, and that price will be adopted by the firm. हैं? प्राइस टेकर यही है ना आपका, अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज ए प्राइस टेकर नॉट ए मेकर। और कौन सी होती है? नहीं, बस यही है परफेक्ट में। हाँ, प्राइस टेकर है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर इंडिविजुअल प्राइस पॉलिसी है, सारी फर्में अपना अपना रेट डिसाइड करती हैं।
ओलिगोपोली में इंटेंस कंपटीशन है, वहां पे डिमांड का बनाना इंडिटरमिनेट होता है, वहां पे कट थ्रॉट कंपटीशन होता है, आप जो डिसीजन लेते हो दूसरी पार्टी वही डिसीजन ले लेती है। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो 3 ग्राफ में बना रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से, 1 2 और ये 3। प्रॉफिट्स हो जाए। हाँ, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस। अब आपको कुछ थोड़े से ग्राफ और करने हैं बस, अब कंप्लीट होने ही जा रहा है ऑलमोस्ट। हाँ देखिए, वहां पे मोनोपोली और मोनोप्सनी जो हैं दोनों ही बहुत स्ट्रांग हैं। मोनोपोली के अंदर जो सेलर है वो बहुत स्ट्रांग है और मोनोप्सनी में बायर जो है वो बहुत स्ट्रांग है, वो अपना रेट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लेंगे, प्राइस, और यहां पे क्या लेंगे हम, वही क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस ले लिया और यहां क्वांटिटी या ऑब्लिक आउटपुट भी कह सकते हैं, आप आउटपुट भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहां पे हमें क्या बताना है, यहां पे हमें अंडर परफेक्ट कंपटीशन बताना है। तो ये क्या हमारा AR इज इक्वल टू MR, ये लाइन क्या है, AR इज इक्वल टू MR, ये लाइन क्या हमारा AR इज इक्वल टू MR, पहला पॉइंट। अब या तो हमारा जो AC है इसको टच करते हुए जाएगा या AC इसके ऊपर रहेगा तो नीचे से या इसको नीचे से कट करेगा। डन। अब इसका मिनिमम पॉइंट ले लीजिए। अब MC जो है वो इनको नीचे से कट करेगा, तो देखिए ये तो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, क्या बोलेंगे इसको, बोलो। और यहां पे देखिए हमारा इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा है, जहां पे MC ने MR को बिलो से कट किया, यहां से ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस लाइन को मैं ऊपर भी उठा देता हूं, तो ये वाली लाइन क्या बन जाएगी, कॉस्ट, ये क्या बन जाएगी, रेवेन्यू। तो हमें लॉस हो रहा है, हाँ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। पर लॉस में भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि मैंने एक ग्राफ और बना रखा है यहाँ पे, ये, और ये मेरा है ABC, ABC जो है वो यू शेप है और ये इक्विलिब्रियम लेवल पे इस लाइन के नीचे है। तो अगर इस लाइन के नीचे है तो हम अपनी इस लॉस को बियर कर लेंगे, क्योंकि शॉर्ट रन में क्या होता है कि अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कवर हो पा रही है तो इट्स बेटर टू कंटिन्यू विद द लॉसेस। लॉन्ग रन में तो फिर आप क्विट कर सकते हैं। डन। और यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो ये इसने हमारे इस कॉस्ट को यहां कट किया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेवेन्यू, ये कॉस्ट, तो ये क्या है हमारा, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, लॉन्ग रन में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कौन सा बनाऊंगा, ये वाला, इसको लिख दूंगा LMC, इसको LAC। तो लॉन्ग रन में फर्म को कैसा प्रॉफिट मिलता है, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ वो बनाना जरूरी है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। डेरिवेशन ऑफ व्हाट, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ध्यान से देखिएगा इसको, ये लास्ट ग्राफ रहेगा। मैंने एक ग्राफ ये स्किप कर रहा हूं, लॉन्ग रन में यही वाला ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा फ्लैटर बना दीजिएगा, LAC LMC। देखिए जरा भी, हम सप्लाई कर्व कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्या डिटरमाइन कर रहे हैं हम, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। देखिए जरा यहां, ये लास्ट ग्राफ रहेगा इसका। देखिए ये देखिए, पहले हमने क्या बनाया, AC, और इसके नीचे जो ये बनाया, ये क्या है, ABC। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन तो इससे टच करती हुई बना दूंगा, ये ऐसे, एक लाइन इसको टच करते हुए बना दूंगा, और एक लाइन इसके ऊपर बना देता हूं। डन। तो अब MC दोनों को इनके मिनिमम पॉइंट पे कट करते हुए ऊपर जाएगा, ये आपको पता है। हाँ, पहले मैंने लाइन बनाई है, पहले मैंने बनाई AC, फिर ABC, फिर इससे टच करती हुई मैंने AR लाइन, एक दूसरी AR लाइन, तीसरी AR लाइन, AR0 इज इक्वल टू MR0, इसको AR1 इज इक्वल टू MR1, ऐसे ही AR2 इज इक्वल टू MR2। तो अब क्या होगा कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट एक आ गया E0, E1, इसको E2। डन। तो अब हमें क्या करना है, यहां से हम देख लेंगे, ये हमारा Q, ये Q1 और ये Q1, Q0, Q1, Q2। डन। तो हमने यहां पे क्या लिया, प्राइस और आउटपुट वही सेम, प्राइस और आउटपुट।
और ऐसे ही सब सेम यहाँ इस ग्राफ को हमने आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। अब जितना यहां से लेकर यहां तक OQ0 है उतना मैंने अंदाजे से, जैसे इतना है तो मैंने यहां ले लिया अप्रोक्सीमेटली, यहां दूसरा थोड़ा सा और आगे अराउंड यहां अप्रोक्सीमेशन में मैंने यहां, तो पहली लाइन इसको टच करेगी, दूसरी सेकंड को और तीसरी थर्ड को। तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया सप्लाई कर्व E0, E1 और E2। तो ध्यान रखिएगा कि जो MC का राइजिंग पोर्शन है ओवर एंड अबव द मिनिमम ऑफ ABC, ये वाला, इसको मैं डार्क कर रहा हूं थोड़ा सा, ये वाली जो लाइन है ये जो लाइन है, दिस इज व्हाट कॉल्ड सप्लाई कर्व। तो आप लिख सकते हैं दैट राइजिंग पोर्शन ऑफ MC, बुक में लिखा हुआ है दैट राइजिंग पोर्शन ऑफ MC which is over and above the minimum of ABC is what called supply curve of the firm under perfect competition। आपने कहा इस लाइन के नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये शट डाउन पॉइंट है, इसके नीचे फर्म बेचना नहीं चाहती, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये क्या है ABC, और ABC ने AR को टच कर रखा है, तो इस पॉइंट के नीचे तो बेचेंगे नहीं, तो हमारा जो सप्लाई कर्व है इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर ऊपर रहेगा। डन। इस ग्राफ का नाम फिर से बता दीजिए। डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब हम चल रहे हैं चैप्टर 12 में ग्राफ है, और उसके बाद मेरे हिसाब से केवल लास्ट ग्राफ उसमें है एक्सचेंज रेट में, बस है ना, यही ग्राफ्स आपके इन टोटल हैं। तो बुक रख देते हैं, मैं उनको बनाता हूं फटाफट। इंक में थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा, इंक और मैं अभी थोड़ा फिल कर रहा हूं। देखो कितने मिनट का हो गया, 1 घंटा 36 मिनट। अब 5-10 मिनट का ग्राफ हो। अब हम लास्ट ग्राफ्स पे चल रहे हैं। ठीक है, एक साथ गो थ्रू मिल जाएगा आपको, तो ठीक है। अब हम चल रहे हैं, कौन चैप्टर है, नाम बोलिए, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वो AD वाला है सर? हाँ, यस, हाँ, लिसन। तो स्टार्ट करते हैं, सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां देखिएगा, यहां पे लिसन, यहां पे हमने लिया AS ऑब्लिक AD, और यहां पे हमने क्या लिया, इनकम। सुनिएगा बस 5 मिनट का, 5-10 मिनट और, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये क्या है बताइए जल्दी से, आए, ये लाइन क्या है, कंजम्पशन, और जो 45 डिग्री एंगल पे जाएगी वो Y, उसको AS बोलते हैं। इट विल बी एट 45 डिग्री एंगल बिकॉज AS ऑन Y एक्सिस एंड इनकम ऑन X एक्सिस आर सेम, इक्विडिस्टेंट। तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, A, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। और इसके लाइन के ऊपर मैंने एक लाइन और बना दी, तो वो लाइन क्या है हमारा, C+I, और C+I को क्या बोलते हैं हम, AD। क्या बोलते हैं, AD। किसका था फोन, अच्छा ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, दिस इज व्हाट कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, एक ग्राफ हमारा बनता है, ये तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने इसमें डिस्कस किया। एक आता है कि आप इसके C के थ्रू सेविंग कैसे ड्राइव करेंगे, कंजम्पशन के थ्रू सेविंग कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे करेंगे। देखो, अगर मैं केवल कंजम्पशन बनाऊं इसमें, ये तो क्या बन गया Y, और ये क्या बन गया हमारा C। तो इस पॉइंट के साथ हमने एक लाइन नीचे उतार दी, डन। और जितना ये A है उतना हमने के नीचे क्या ले लिया, -A। तो इसको मिलाकर मैंने ये लाइन खींची, इसको क्या बोलेंगे हम, सेविंग। दैट इज डेरिवेशन ऑफ सेविंग थ्रू कंजम्पशन। ये ब्रेक इवन पॉइंट था, ब्रेक इवन पॉइंट से मैंने एक लाइन नीचे परपेंडिकुलर ली। इस पॉइंट से पहले सेविंग क्या है, नेगेटिव, इसके पॉइंट ऊपर क्या है, सेविंग पॉजिटिव। डन। एक आपका ग्राफ आता है इसमें कि आप इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहां रहेगा, AS-AD अप्रोच एंड S = I अप्रोच। तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए, ये वाला तो सेम ही बनेगा, मैं दोबारा बना रहा हूं एक्चुअली इसे, AS/AD, और यहां पे हमने क्या लिया, इनकम, दैट इज Y। तो ये लाइन क्या है बताइए, Y, ये लाइन क्या है, I, ये लाइन क्या है, C, और ये वाली लाइन क्या है,
सी प्लस आई, दैट इज व्हाट कॉल्ड एडी, सी प्लस आई, एडी। तो इकोनॉमी क्लेम में यहाँ है, तो इस पॉइंट से भी एक लाइन नीचे लाएंगे और ये ब्रेक इवन पॉइंट है बीईपी, हम यहां से भी एक लाइन नीचे लेके आएंगे। ठीक है, देखिए ये लाइन आपने नीचे उतार दी, डन। एक लाइन हमने यहां से उतार दी और देख लीजिए भाई, है ना। और हमने ये वाली लाइन क्या है, ये इन्वेस्टमेंट आए इन्वेस्टमेंट, डन। इस लाइन को थोड़ा नीचे उतार दिया। अगर ये ए है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए, डन। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर मैंने ये लाइन, दैट इज सेविंग। तो इकोनॉमी क्लेम में यहाँ है। अगर हम थोड़ा आगे चले जाएं तो क्या होगा बोलिए, तो हम बोलेंगे ए एस व्हाट ग्रेटर देन एडी, तो इकोनॉमी में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन। और अगर हम पहले रुक जाएंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंशन। यहां पे हम बोलेंगे एडी इज व्हाट ग्रेटर देन एस, और ऐसे ही अगर हम यहां आगे चले जाएंगे तो क्या होगा, एस ग्रेटर देन आई, तो इकोनॉमी में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन। और अगर हम पहले रुक गए तो क्या आएगा, एक्सपेंशन। इसको हम बोलेंगे आई ग्रेटर देन एस, डन। इसका जो अगला ग्राफ है, जो लास्ट ग्राफ है, वो है हमारा के, मतलब मल्टीप्लायर का ग्राफ। वो याद है आपको ग्राफ, एक बार मैं बता देता हूं, एस ऑब्लिक एडी, और तो कोई ग्राफ नहीं है ना इसमें, आई थिंक यही है। उसके बाद हाँ उसका है, देखिए यहाँ पे, देखिए आप, यहाँ पे हमने क्या लिया, इनकम, इनकम मतलब वाई। तो ये लाइन क्या है, जल्दी बता दीजिए मुझे, एस, एस इज इक्वल टू वाई, डन। और ये क्या हमारा एडी, एडी, एडी मतलब सी प्लस आई। अब अगर मैं इसके ऊपर एक और लाइन खींचूं तो क्या बन जाएगा, एडी वन, दैट इज सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, मतलब हमने और इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो क्या होगा, पॉइंट यहां से वहां चला गया, तो ये क्या बोलेंगे हम उसको, ई से ई1 पे शिफ्ट कर गया, क्या बोलेंगे बोलो, दैट इज फॉरवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। और लास्ट के दो ग्राफ और हैं इसमें, आप बता नहीं रहे थे मुझे, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, हाँ इन्फ्लेशनरी गैप और, हाँ देखिए जरा, यहाँ पे एएस और ऑब्लिक एडी और यहाँ पे इनकम। इसके बाद हम बस, मुझे दो ग्राफ और करने हैं, बस दो ग्राफ, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे हमने वही लिया एएस ऑब्लिक एडी, एएस ऑब्लिक एडी, और यहाँ पे हमने क्या लिया, इनकम। देखिए जरा, ये लाइन क्या बोलिए, एएस, डन। एक मिनट भी, देखिए एएस है और ये क्या है हमारा, एडी, एडी फुल ले लीजिए इसे आप, ठीक है, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऐसे ही हमने यहां क्या लिया, वाई मतलब एएस, और ये लाइन क्या हमने लिया, एडी, एडी फुल। दोनों ग्राफ सेम है, चेक कर लीजिए। इस फुल से हमने एक लाइन नीचे उतार ली, यहां भी हमने फुल से लाइन नीचे उतार ली, डन। अगर मैं इस फुल के लाइन नीचे रखता हूं, मतलब एडी यू अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो यहां जो गैप क्रिएट होगा, इस गैप को क्या बोलेंगे हम, बोलो, डिफ्लेशनरी गैप। अच्छा ये नीचे तो आएगा। और अगर मैं इस लाइन के एक लाइन ऊपर बनाऊं, उसको बोलूंगा एडी ई, ई मींस एक्सेस। तो उस केस में आपको ये लाइन को थोड़ा क्या करना है, इस वाली लाइन को, ये वाली लाइन को, तो ये जो गैप क्रिएट होगा इसको क्या बोलेंगे हम, इन्फ्लेशनरी गैप, डन। इसका डिटेल्ड वीडियो तो अलग से मैंने डाला हुआ है, वहां पे आप हाँ ले लीजिए, ठीक है। अब लास्ट हम ग्राफ कर रहे हैं एक्सचेंज रेट का, बस एक्सचेंज रेट का ग्राफ और हम कर रहे हैं बस। उसके बाद आपके टोटल ग्राफ्स मैंने डिस्कस कर लिए। तो एक्सचेंज रेट का ग्राफ कैसे बनता है, याद है आपको किसी को? एक्सचेंज रेट में जो ग्राफ बन रहा है, पहले हम डिटरमाइन करेंगे एक्सचेंज रेट। कैसे डिटरमाइन करेंगे बताइए? एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है? हमने क्या यहां पे क्या लिया, एक्सचेंज रेट। क्या लिया? एक्सचेंज रेट। और यहां पे क्या लिया मैंने? क्वांटिटी। क्वांटिटी किसकी? डॉलर की। मैंने कल ही इसका वीडियो भी डाला था। ये क्या है बताइए? डिमांड डॉलर की, और ये क्या है? सप्लाई डॉलर की। तो यहां पे हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहां पे आर डिसाइड हुआ, यहां पे क्यू। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए रेट आर ऊपर चला जाए तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट करेगा ये? एक्सेस सप्लाई। और जब सप्लाई एक्सेस होगी तो रेट गिरेगा। रेट गिरेगा तो डिमांड में क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। और सप्लाई में क्या आ जाएगा? नहीं, डिमांड में एक्सपेंशन और सप्लाई में
जब रेट गिरेगा, एक्सचेंज रेट गिरेगा, तो डिमांड में एक्सपेंशन और सप्लाई में Contraction. कॉन्ट्रैक्शन। और अगर रेट नीचे चला जाएगा तो Excess demand. एक्सेस डिमांड, और डिमांड है तो रेट ऊपर जाएगा, रेट ऊपर जाएगा तो डिमांड में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन, और सप्लाई में क्या आएगा, एक्सपेंशन। बहुत बढ़िया। और लास्ट केस इसमें आ जाता है, सुनिएगा, मैं इन अगला जो लास्ट ग्राफ है उसको मैं दोनों को सेपरेट कर रहा हूं। यहां देखिए भी एक्सचेंज रेट, और यहां पे हमने लिया क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ व्हाट, ऑफ डॉलर। तो ये डिमांड है और ये सप्लाई है। अचानक क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई डॉलर की, तो क्या होगा बोलिए, डिमांड डॉलर की बढ़ गई। तो डिमांड डॉलर की बढ़ी तो ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, तो यहां पे ई से कहां शिफ्ट कर जाएगा, E1। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में रेट ऊपर जाएगा, तो एक्सचेंज रेट बढ़ गया ऊपर R1, और क्वांटिटी भी बढ़ गया। आप मुझे बताइए एक्सचेंज रेट का बढ़ना क्या है, डॉलर का बढ़ना मतलब रुपये का वीक होना, तो डेप्रिसिएशन ऑफ Domestic currency. डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक या होम करेंसी आप बोल सकते हैं। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट क्या होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, और इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ेंगे और इंपोर्ट्स कम होंगे। और अगर मैं ये कहूं कि ये डिमांड है, ये क्या है, डिमांड, और ये क्या है, सप्लाई, और ये हमारा आर डिसाइड हो गया, एक्सचेंज रेट, ये क्वांटिटी। अब अचानक सप्लाई बढ़ जाए डॉलर की, तो क्या होगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ने से ये कौन सी सिचुएशन है, एक्सेस सप्लाई की, तो रेट गिरेगा। तो नया इक्विलिब्रियम यहां आ गया E1, पहले E था, तो क्या होगा, डॉलर का रेट गिर गया, सप्लाई बढ़ गई। तो डॉलर का रेट गिरने का सीधा मतलब क्या है कि हमारा रुपये स्ट्रांग हो गया, तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और इससे क्या होंगे, एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, और इंपोर्ट्स। बढ़ेंगे। तो होप सो मैंने आपको सारे जितने भी ग्राफ्स हैं आपके पूरे सिलेबस में वो डिस्कस किए हैं। आप लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा, और आप लोगों का एग्जाम नजदीक है। ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। और प्लीज अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।